जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल टारगेट सिलेक्शन में। साथियों, एसएससी एमटीएस 2024 के एग्जाम के लिए एक ऐसा मॉडल पेपर मैंने और मेरी टीम के द्वारा तैयार किया गया है, जिस पूरे मॉडल पेपर को अगर आप देख लेते हैं तो मेरा मानना है कि आपके रियल एग्जाम का आधा पेपर यहां से फंसेगा। तो सबसे पहले सामान्य ज्ञान प्लस करंट अफेयर के 25 क्वेश्चन देखेंगे जैसे आपके एग्जाम में आएंगे। उसके बाद इंग्लिश को, पूरी इंग्लिश को खत्म करेंगे 25 क्वेश्चन के माध्यम से। उसके अलावा रीजनिंग के टॉप लेवल के क्वेश्चन और मैथ के टॉप लेवल के क्वेश्चन देखेंगे। यानी कि जैसा आपका इस बार पेपर आने वाला है, ठीक साथियों उसी प्रकार के क्वेश्चंस आज की इस वीडियो में साथियों हम लोग देखेंगे। तो आप अगर इस रण क्षेत्र में कूद पड़े हैं तो इस रण क्षेत्र को जीत कर दिखाइए। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। यहां पर आपसे साथियों पूछा यह जा रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री किसके प्रधान होते हैं, यानी कि भारत का प्रधानमंत्री जो होता है ये किसका प्रधान होता है। तो देखिए, केंद्रीय सरकार का प्रधान होता है, राज्य सरकार का, दोनों का मैं कहूंगा साथियों केंद्र लेवल पर होता है, यानी कि सेंट्रल लेवल पर प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है ना। तो आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। अगला सवाल है कि सर्वोच्चतम न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है। तो ये कब रिटायर हो जाते हैं साथियों, 65 वर्ष की उम्र में रिटायर हो जाते हैं। सही जवाब आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि विनय पत्रिका के रचयिता कौन है, बताइए। तो तुलसीदास की अगर बात करें तो तुलसीदास ही कौन है, विनय पत्रिका के रचयिता है। राइट आंसर आपका ए हो जाता है। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, मुझे बताइए। तो आप लोगों को यह मालूम होना चाहिए, लॉर्ड माउंटबेटन की अगर बात करते हैं तो लॉर्ड माउंटबेटन ही स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, बताइए। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, हरिहर और बुक्का के द्वारा ही विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई थी, जिनका आंसर यहां पर है ऑप्शन नंबर सी के साथ मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल देखिए, लाइट ऑफ एशिया या कह सकते हैं एशिया की रोशनी किसे कहा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो यहां पर अगर बात करें साथियों, आपको भी ध्यान रखना है, गौतम बुद्ध की अगर हम बात करते हैं, किसकी, गौतम बुद्ध की अगर बात करते हैं, गौतम बुद्ध को ही साथियों द लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है, या एशिया का ज्योति पुंज भी कह सकते हैं और एशिया की रोशनी भी कह सकते हैं। नेक्स्ट नंबर का सवाल है साथियों, देखिए और बताइए कि मनुस्मृति की रचना किसने की थी। तो मनुस्मृति की रचना साथियों किसके द्वारा की गई थी, फटाफट देखिए और मुझे बताइए कि आपका राइट आंसर यहां पर किस ऑप्शन के साथ जाएगा, बताइए। तो अगर बात करते हैं साथियों मनु के द्वारा की गई थी, तो मैं कहूंगा बिल्कुल मनु के द्वारा ही की गई थी साथियों मनुस्मृति की रचना। चलिए अगर बात करते हैं यहां पर साथियों, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, जिस पीडीएफ के बारे में मैंने आपको बताया था, क्योंकि आपका एग्जाम बहुत नजदीक है, आपकी शिफ्ट का एग्जाम बहुत नजदीक है, तो मैंने आपको साथियों दो चीजें बताई थी। एक तो आपको साथियों मैं 10 मॉडल पेपर दे रहा हूं। कैसे साथियों, जैसे आपका पेपर आएगा, आपकी शिफ्ट वाला जैसा पेपर आएगा 10 मॉडल पेपर मैं आपको दे रहा हूं। एक तो एग्जाम से पहले पहले इनको आप लगाकर चले जाइएगा। इसमें आपको साथियों सबसे पहले एक मॉडल पेपर की बात कर रहा हूं। एक मॉडल पेपर में साथियों जीएस के आपको 25 क्वेश्चन मिलेंगे, इंग्लिश के आपको 25 क्वेश्चन मिलेंगे, उसके अलावा साथियों रीजनिंग के आपको 20 क्वेश्चन और मैथ के आपको 20 क्वेश्चन मिलेंगे। आपको भी पता है कुल 90 क्वेश्चन का क्वेश्चन पेपर आपके सामने आएगा। तो अगर ये ऐसे 10 मॉक टेस्ट आप लगा लेते हैं एग्जाम से पहले पहले जो मैं आपको दे रहा हूं, मेरा मानना है कि इसमें से तकरीबन 65 से लेकर 70% तक आपका पेपर फंसेगा। उसके अलावा साथियों मैं आपको करंट अफेयर की, क्योंकि साथियों जीएस में अगर आपको अपना स्कोर अप करना है तो करंट अफेयर बहुत आपको ये तैयार करना होगी, क्योंकि इन 25 सवालों में से साथियों लगभग 8 से 9 सवाल करंट अफेयर के आपसे पूछे जाएंगे। इसलिए मैंने साथियों आपके लिए जनवरी 2024 से लेकर साथियों क्या तकरीबन अगस्त 2024 तक की करंट अफेयर तैयार करवाई। तकरीबन ये 1000 क्वेश्चन है। कैसे क्वेश्चन है साथियों, वन लाइनर प्रकार के क्वेश्चन है, एक एक लाइनर, सामने उसका आंसर लिखा होगा, कहीं और जाने की जरूरत नहीं। उत्तर माला ऐसा नहीं, नीचे है सवाल उसका आंसर, सवाल उसके नीचे उसका आंसर, ऐसे करके है। तो ये रफ्तार से 1000 क्वेश्चन आप बहुत आराम से कर लोगे। ये पिछले साथियों 8 महीने के सवाल है। मेरा मानना है कि इसमें सही आपकी पूरी करंट अफेयर फंस जाएगी। तो ये पीडीएफ आपको साथियों दी जा रही है सिर्फ 45 रुपए में। कैसे आप इन पीडीएफ को ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है एसएससी एमटीएस पीडीएफ, उस लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो आप हमारे व्हाट्सएप पर आ जाएंगे। वहां पर आपको हमारी डीपी जो दिखेगी वो क्यूआर कोड की दिखेगी। उस बार कोड पर आपको 45 का पेमेंट करना और स्क्रीनशॉट भेजना है, तुरंत पीडीएफ आपको भेज दी जाएगी।
उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि दो महाकाव्य, एक रघुवंशम और दूसरा कुमार संभवम, ये किसके द्वारा साथियों किसकी कृतियां हैं? तो ये रामदास की है नहीं, ये शिवानंद की है नहीं साथियों, ये कालिदास की है। बिल्कुल हाँ साथियों, कालिदास की रचना है, यानी कि रघुवंशम भी कालिदास की रचना है और कुमार संभवम भी कालिदास की ही रचना है। नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि भारतीय सम्राट हर्षवर्धन की जीवनी हर्षचरित किसने लिखी थी? तो ये किसके द्वारा लिखी गई थी साथियों? आपसे यहाँ पर सवाल पूछा जा रहा है। तो ये बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई थी। किसके द्वारा लिखी गई थी साथियों? बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई थी। राइट आंसर आपका जाएगा सी के साथ। अगला सवाल है कि एक पुस्तक है हुमायूं नामा, ये किसके द्वारा लिखित है? तो इसको साथियों गुलबदन बेगम के द्वारा लिखा गया था। राइट आंसर आपका बी के साथ जाएगा। साथियों यहां पर अगर बात करें, देखिए जीएस की अगर बात करें और प्लस करंट अफेयर की अगर बात करें तो 25 क्वेश्चंस जैसे आपके एग्जाम में आएंगे तकरीबन साथियों वैसे सवाल लिए हैं। उसके अलावा साथियों जैसी आपकी इंग्लिश आ सकती है तो इससे इंग्लिश के भी 25 क्वेश्चन ही आपके एग्जाम में आएंगे, तो 25 क्वेश्चन लिए हैं। तो इन 50 क्वेश्चन पर आपकी पूरी साथियों मेरिट आधारित है। लेकिन रीजनिंग की बात करें या मैथ की बात करें, ये साथियों क्वालिफाइंग नेचर की इस बार रखी गई है एसएससी एमटीएस के एग्जाम में, ठीक है ना। तो साथियों अगर बात करें, आप क्या करते हैं साथियों, जब तक आपकी यानी कि जब भी आपकी परीक्षा है, जो भी आपकी एग्जाम डेट है, जब भी आपकी शिफ्ट है, आप टारगेट सिलेक्शन के द्वारा जो भी दी गई वीडियो है उसको बहुत अच्छे तरीके से अगर देखते हैं, उन सभी क्वेश्चंस को आप तैयार करते हैं, तो मेरा मानना है कि आपको साथियों हार का सामना नहीं करना पड़ेगा, यानी कि आप अपने एग्जाम को बहुत आसानी से क्रैक कर सकते हैं। चलिए उसके बाद देखिए भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस जो है ना, ये कब मनाया जाता है? तो ये साथियों कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को मनाया जाता है, आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो ये कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर को मनाया जाता है। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। अगला सवाल देखिए भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि बीसीसीआई का मुख्यालय कहां पर है? बताइए। तो बीसीसीआई का मुख्यालय कहां पर है? मैं कहूंगा मुंबई में इसका मुख्यालय है, यानी कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। उसके बाद देखिए हम्पी में स्मारकों का समूह कहां पर है? तो हम्पी में स्मारकों का समूह कहां पर है साथियों? कर्नाटक में है। राइट आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन नंबर डी के साथ। उसके बाद देखिए अगला सवाल है सांची के बौद्ध स्मारक कहां पर हैं? तो सांची के बौद्ध स्मारक की अगर बात करें, देखिए मध्य प्रदेश में, लेकिन सभी मध्य प्रदेश हैं, तो मध्य प्रदेश के रायसेन में साथियों क्या है? सांची के स्तूप हैं, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। सांची के बौद्ध स्मारक हैं, ये आप लोग साथियों ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। अगर बात करते हैं सांची के बौद्ध स्मारक कहां पर है, तो रायसेन में है, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। उसके बाद देखिए धर्मराज रथ स्मारक ये कहां पर है? तो धर्मराज रथ स्मारक महाबलीपुरम में। कहां पर है साथियों? महाबलीपुरम में है। सही जवाब आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि भारत का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन कहां पर है? बताइए। तो भारत का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन कहां पर है? अगर आपके एग्जाम में ये सवाल आ जाए तो आपको साथियों श्रीनगर बताना है। क्या बताना है? आपको साथियों श्रीनगर बताना है। नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर साथियों, मैरीना बीच कहां पर है? मुझे बताइए। आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों कि ये कहां पर है? ये चेन्नई में। अगर आपसे पूछा जाए मैरीना बीच कहां पर है, तो चेन्नई आपको बता देना है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि दरिंगबाड़ी हिल स्टेशन साथियों किस राज्य में स्थित है? तो अगर बात करते हैं साथियों ये किस राज्य में स्थित है, तो ये कहां पर है? ये ओडिशा में है। क्या दरिंगबाड़ी हिल स्टेशन कहां पर है साथियों? ये ओडिशा में है। आप सभी लोगों को मालूम होना चाहिए। राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। अगला सवाल है कि म्यांमार की राजधानी की अगर बात करते हैं साथियों, तो म्यांमार की राजधानी कहां पर है? मुझे बताइए। तो नायपीडो की जब हम बात करते हैं, ये क्या है साथियों? म्यांमार की तो राजधानी है। क्या नायपीडो की अगर बात करते हैं, ये म्यांमार की राजधानी है। उसके बाद देखिए हाल ही में अमेरिका ने किस देश की सैन्य खरीद के लिए $3.5 बिलियन जारी किए हैं? तो किसकी बात चल रही है साथियों? इजराइल की बात चल रही है। बिल्कुल इजराइल की बात चल रही है, यानी कि अमेरिका ने किस देश की? तो इजराइल की सैन्य खरीद के लिए $3.5 बिलियन जारी किए हैं। उसके बाद देखिए साथियों भारत सरकार ने किस देश की सीमा पर निगरानी रखने के लिए 5 सदस्यीय समिति का गठन किया है? तो यहां पर अगर बात करें साथियों बांग्लादेश, आप लोग ध्यान रखेंगे क्योंकि भारत सरकार के द्वारा बांग्लादेश की सीमा पर निगरानी रखने के लिए 5 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। अगला सवाल है कि किसने सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा के महानिदेशक का पदभार संभाला है? तो किसने संभाला है साथियों? अनुपम कपूर जी ने संभाला है। यह भी आपको याद रखना है और आपको मालूम रखना है क्योंकि आपके एग्जाम में
सवाल बनेगा। किस राज्य में लव जिहाद के दोषी को उम्र कैद की सजा दी जाएगी? तो किस राज्य की बात चल रही है? असम की बात चल रही है, यानी कि असम राज्य में अगर कोई लव जिहाद का मामला पाया जाता है, उसका कोई दोषी पाया जाता है, तो उसको उम्र कैद की सजा दी जाएगी। उसके बाद देखिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो क्या अगर बात करते हैं यहाँ पर साथियों फिजी, तो मैं कहूंगा बिल्कुल साथियों, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को फिजी देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, आपको मालूम रखना है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है साथियों, अब आपके सामने कौन से क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं? इंग्लिश के साथियों आपके सामने क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं। जैसे आपके एग्जाम में साथियों 25 क्वेश्चन आएंगे इंग्लिश के, बिल्कुल साथियों वैसे ही ये क्वेश्चन तैयार करने की पूरी कोशिश की गई है। तो आप देखिएगा साथियों कि इंग्लिश को मैं आपको कितनी आसानी से समझा देता हूं। अगर आपको इंग्लिश से डर लगता है साथियों, तो इन 25 के 25 सवालों को आप लोग देखिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा और बहुत ज्यादा चीजें आपको समझ में यहां पर आएंगी। देखिए यहां पर आपसे ऐसा सेम टू सेम सवाल पूछा जा सकता है कि सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, यानी कि जो वर्ड आपको यहां पर दे रखा है साथियों सिमिलर, इसका आपसे क्या पूछा जा रहा है? सिनोनिम इसका आपसे पूछा जा रहा है। अगर सिनोनिम की बात करते हैं साथियों, सिनोनिम का मतलब क्या होता है? सेम मीनिंग। इसका मतलब क्या होता है साथियों, आप लोग ध्यान रखेंगे, इसका मतलब होता है सेम मीनिंग। तो सिमिलर का सेम मीनिंग क्या होगा आपसे पूछा जा रहा है। सिमिलर का मतलब क्या होता है साथियों, सबसे पहले हमें जानना जरूरी है। तो समान इसको हम लोग कह सकते हैं। अच्छा, एलियन की बात करें, एलियन का मतलब क्या होता है? तो एलियन का मतलब होता है अजनबी भी हम लोग कह सकते हैं, ठीक है ना, अजनबी भी कह सकते हैं और कहीं ना कहीं विदेशी भी कह सकते हैं एलियन को। एलाइक की अगर बात करते हैं, एलाइक का मतलब होता है समान, एलाइक का मतलब होता है समान। इक्वल की बात करें तो इक्वल का मतलब क्या होता है? बराबर होता है। और सेवरल की बात करें तो साथियों कई सारे, या कह सकते हैं सभी लोग, या अनेक भी हम लोग इसको कह सकते हैं। तो आप अब मुझे बताइए कि सिमिलर का इसमें से सिनोनिम क्या होगा? मैं कहूंगा समान। सिमिलर का मतलब भी समान होता है और एलाइक का मतलब भी समान होता है, इसलिए इसका आपका सिनोनिम जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। नेक्स्ट नंबर का सवाल है, सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यानी कि एक की स्पेलिंग गलत है। अब कौन से वर्ड की स्पेलिंग साथियों गलत है, ये आपसे यहां पर पूछा जा रहा है। देखिए ये लिखा हुआ है क्राइटेरिया, क्राइटेरिया की स्पेलिंग बिल्कुल सही है। सॉलिटरी की अगर बात करते हैं साथियों, इसकी भी स्पेलिंग बिल्कुल सही है। यहां पर लेजिबल लिखा हुआ है साथियों, ये ऐसे नहीं लिखा होना चाहिए, लेजिबल होता है। अगर सही वर्ड की बात करें तो क्या होता है साथियों, आपका लेजिबल होता है। और लेजिबल का मतलब क्या होता है? लेजिबल का मतलब होता है साथियों पढ़ने योग्य, यानी कि अगर कोई चीज पढ़ी जा सकती है तो उसको पढ़ने योग्य कहा जाएगा और उसको लेजिबल कहते हैं। तो लेजिबल वर्ड होता है, लेजिबल साथियों वर्ड नहीं होता है। उसके अलावा इंडिविजुअल की भी स्पेलिंग सही लिखी हुई है। तो किस वर्ड की स्पेलिंग गलत थी? ऑप्शन नंबर सी वाले की गलत थी। सही कैसे लिखाई जाती है वो भी मैंने आपको बता दी। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है, आपसे पूछा जा रहा है, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू द फिल इन द ब्लैंक। देखिए आपको बताने कि यहां पर कौन सा वर्ड आएगा। द स्पोर्ट्स मिनिस्टर, यानी कि जो खेल के मंत्री हैं, द, ठीक है ना। अब यहां पर आपको बताने क्या आएगा? एज्यूर्ड आएगा। एज्यूर्ड की अगर बात करें, एज्यूर्ड का मतलब होता है आश्वासन। क्या? आश्वासन देना। चलिए आश्वासन देना हो गया। उसके अलावा अगर बात करें, देखिए द स्पोर्ट्स मिनिस्टर आश्वासन देते हैं बैडमिंटन एसोसिएशन, ठीक है ना, ऑफिशियल्स दैट ऑल हेल्प विल बी गिवन टू दम कंडक्ट द टूर्नामेंट। बिल्कुल साथियों आश्वासन आएगा या एसरटेंड आएगा या डेमोन्स्ट्रेटेड आएगा या कमिटेड आएगा। तो मैं कहूंगा साथियों एज्यूर्ड यहां पर आना चाहिए, यानी कि स्पोर्ट्स मिनिस्टर आश्वासन दे रहे हैं, ठीक है ना। तो कुल मिला के राइट आंसर यहां पर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, आपसे कहा जा रहा है कि यहां पर आपको एंटोनिम बताना है। और किस वर्ड का आपको एंटोनिम बताना है साथियों? एम्पल वर्ड का आपको एंटोनिम बताना है। सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि आखिर एम्पल का मतलब क्या होता है। एप्पल, देखिए जब कोई चीज भरपूर मात्रा में होती है, ठीक है, भरपूर मात्रा में होती है मतलब उसकी कोई कमी नहीं होती है, तो उसको हम भरपूर भी कह सकते हैं। और कहते हैं भाई प्रचुर मात्रा में है तो उसको प्रचुर भी कहते हैं। तो एम्पल का मतलब हो जाएगा भरपूर, एम्पल का मतलब हो जाएगा प्रचुर। अब इसका आपको बताना है एंटोनिम क्या होगा। देखिए इसका एंटोनिम एक तरीके से क्या हो जाएगा साथियों, मैं कहूंगा कमी हो जाएगा। अगर किसी चीज की मात्रा भरपूर है तो प्रचुर कहेंगे, लेकिन अगर कोई चीज कम है तो उसकी कमी कहेंगे। उसको क्या कहेंगे साथियों? अल्प भी उसको कह सकते हैं। तो इनकी इंग्लिश कौन सी है मुझे बता दीजिए। स्पेयर की अगर बात करें, स्पेयर का मतलब होता है अतिरिक्त, तो इसका एंटोनिम नहीं होगा। इनफ का मतलब होता है काफी, ये इसका एंटोनिम नहीं होगा। इनफ का मतलब होता है काफी, ये भी नहीं होगा। अगर स्कार्स की बात करते हैं साथियों, स्कार्स का मतलब क्या होता है साथियों? अल्प होता है या कम होता है। तो मैं कहूंगा एम्पल का
एंटोनिम क्या हो जाएगा, स्कार्स हो जाएगा और यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों मुझे पूरा यकीन है और आपको भी होना चाहिए कि सवाल जो इंग्लिश के होंगे ना वो आपके ऐसे ही पूछे जाएंगे, इससे बाहर आपका पेपर नहीं आएगा। ठीक है, मैं आपको जो पढ़ा रहा हूं साथियों बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से आप लोग अपना हर एक नस को, दिमाग की हर एक नस को खोलकर उतना पढ़ लीजिए। मेरा मानना है साथियों एग्जाम में आप बहुत आराम से झंडे गाड़कर आ जाओगे। ठीक है ना, और एमटीएस की जो लास्ट कट ऑफ होगी साथियों, फाइनल आपका रिजल्ट होगा, उसमें आपका रोल नंबर जरूर होगा। तो आप अगर चैनल पर साथियों नए हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब भी कर दीजिए, बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए। क्यों साथियों, क्योंकि एग्जाम तक तो मैं आपको दे ही रहा हूं, लेकिन जब आपके एग्जाम होंगे तो उसका एनालिसिस भी मैं आपको करवाऊंगा। एनालिसिस से पता क्या होता है भाई साहब, बहुत फायदा होता है, क्योंकि आज जो पेपर में सवाल पूछे गए उसी टाइप के अगले दिन सवाल पूछे जाते हैं और उसी टाइप के फिर साथियों अगले दिन सवाल पूछे जाते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि कम मेहनत में आप पेपर को अच्छे तरीके से पास करें तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर वीडियो को आपने लाइक नहीं किया तो तुरंत मेरी रिक्वेस्ट आपसे, तुरंत इस वीडियो को आप लोग लाइक भी कर दीजिए। ठीक है ना, चलिए आप लोग बहुत प्यारे हैं और बहुत प्यार से आप लोग अपना सिलेक्शन लेंगे। मेरा मानना है कि हर एक घर से एक सिलेक्शन निकालना है साथियों, बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे घर हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं हमारी नजर में जिनको एक रोजगार, छोटे से छोटा रोजगार की तलाश है कि एक भाई सरकारी, छोटी सरकारी नौकरी लग जाए, कोई दिक्कत नहीं है, उनके अकाउंट में हर साल 30-35 हजार साथियों आते रहें तो उनके लिए बहुत अच्छा होगा। और मैं ये काम आप पर साथियों करके आपको मानूंगा, यानी कि एक गवर्नमेंट सीट आपको साथियों दिलवा कर मानूंगा, सरकारी नौकरी आपको एक दिलवा कर मानूंगा। चलिए, तो टू पुल ए फास्ट वन ऑन समवन, अब यहां पर साथियों अगर बात करें, अब इसका मतलब क्या हो जाएगा, टू पुल ए फास्ट वन ऑन समवन। अब देखिए ये एक ईडियम है, ईडियम का मतलब होता है साथियों मुहावरा। क्या मुहावरा, तो ये एक मुहावरा, इस मुहावरे का आपसे मतलब पूछा जा रहा है। देखिए टू पुल ए फास्ट वन ऑन समवन, इसका मतलब होता है धोखा देना। ठीक है ना, इसका मतलब होता है साथियों धोखा देना। तो आपको बताने कौन सा एक ऐसा ऑप्शन है जिसका मतलब होता है साथियों धोखा देना। टू विन अगेंस्ट समवन, इसका मतलब धोखा देना होता है, नहीं। टू इंचेंट समवन, नहीं साथियों। टू चीट समवन, मतलब किसी को चीट करना, तो मैं कहूंगा इसका मतलब होता है धोखा देना, और यही आपका क्या होगा, यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए फिर से आपको एंटोनिम पूछा जा रहा है अपोनेंट का। अपोनेंट की अगर बात करते हैं साथियों, सबसे पहले हम ये जान लेंगे अपोनेंट का मतलब क्या होता है। देखिए अपोजिट्स कहीं ना कहीं ये है, तो अपोनेंट का मतलब होता है साथियों विरोधी। क्या, जैसे कि मान लीजिए आपके कोई अगेंस्ट में है तो वो आपका क्या कहलाएगा, आपका विरोधी कहलाएगा। ठीक है ना, तो अगर हम बात करें इसका एंटोनिम क्या होगा साथियों, इसका एंटोनिम क्या प्रोफेसर होगा। अरे भाई विरोधी का एंटोनिम प्रोफेसर कब से होने लगा, ठीक है, ये तो प्राध्यापक होता है। उसके अलावा अगर बात करें प्रेजेंटर साथियों होगा, तो प्रेजेंटर का मतलब होता है दान करने वाला, जो दान करता है उसको प्रेजेंटर कहते हैं। मेंटर की अगर बात करें, मेंटर का मतलब होता है उपदेशक, तो ये भी क्यों विरोधी का होगा, सपोर्टर हो जाएगा साथियों। यानी कि एक अपोनेंट है यानी कि विरोधी है और एक आपका सपोर्टर है, तो मैं कहूंगा भाई ये तो विरोधी का अपोजिट हो जाएगा, एंटोनिम हो जाएगा, और यही आपका सही जवाब हो जाता है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज ए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। आपने सुना होगा एक पूरा सेंटेंस होता है और उसके लिए एक वर्ड आता है, तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यही, यानी कि एक पूरा क्या होगा साथियों, एक पूरा सेंटेंस होगा और आपसे पूछा जाएगा इसके एक शब्द में क्या कहेंगे, इसको एक वन वर्ड में क्या कहेंगे। अब देखिए हैंड रिटन बुक, मान लीजिए कोई अगर हैंड रिटन बुक है तो उसको क्या कहेंगे साथियों, हाथों से लिखी गई एक किताब, यही कहेंगे ना साथियों, यही कहेंगे हाथों से लिखी गई किताब। तो हाथों से लिखी गई किताब को क्या आउटलाइन कहते हैं, नहीं भैया आउटलाइन नहीं कहते। क्या ड्राफ्ट कहते हैं, ड्राफ्ट भी नहीं कहते। क्या एडिशन कहते हैं, एडिशन भी नहीं कहते हैं। कहीं ना कहीं साथियों इसको मैन्युस्क्रिप्ट कहते हैं, और मैन्युस्क्रिप्ट की अगर बात करें साथियों, इसको अगर बात करें तो हस्तलिपि इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हस्तलिपि इसको कहा जाता है। तो कहीं ना कहीं इसका जवाब सबसे सटीक आपका जो बैठेगा, सबसे नजदीक आपका जो बैठेगा, वो ऑप्शन नंबर डी वाला ही बैठेगा। और जो लोग यहां पर ऑप्शन नंबर डी के साथ हैं, मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल है कि सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, यानी कि अब आपको बताना है कि कन्वर्ट का सिनोनिम क्या होगा, कन्वर्ट का सेम मीनिंग क्या होगा। लेकिन उससे पहले आप लोग देखिए कन्वर्ट का मतलब क्या होता है। कन्वर्ट जैसे मान लीजिए कोई चीज है, उसको किसी दूसरी चीज में बदल दो, यानी कि बदल देना, या मैं कह सकता हूं साथियों परिवर्तन कर देना, बदल देना, इसको क्या कहा जाता है, ये कन्वर्ट की हिंदी है, बदल देना। तो इसमें से आपको बताना है एक ऐसा ऑप्शन कौन सा है जिसका मतलब होता है कन्वर्ट कर देना, बदल देना, परिवर्तन कर देना।
ट्रांसफॉर्म की बात करें साथियों, ट्रांसफॉर्म का मतलब क्या होता है साथियों, उसमें कुछ चेंज कर देना, बदल देना, बिल्कुल। अफेक्ट की अगर बात करें, अफेक्ट का मतलब होता है प्रभाव डालना, तो ये इसका नहीं हो सकता सिनोनिम। डेजल की अगर बात करें साथियों, देखिए चकाचौंध, एकदम जैसे कि चकित हो जाना, चौंक जाना, उसका मतलब होता है डेजल। रेडिकल की अगर बात करें साथियों, पूरा कंप्लीट समस्त रेडिकल होता है। तो मैं कहूंगा साथियों ट्रांसफॉर्म की अगर बात करें साथियों, कन्वर्ट का सिनोनिम क्या हो जाएगा, ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। ट्रांसफॉर्म हो जाएगा तो यही आपका सही जवाब हो जाएगा। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू द फिल इन द ब्लैंक्स। अब आपको यहां पर अगर बात करें बताने के खाली जगह में साथियों कौन सा वर्ड आ जाएगा। लिखा हुआ है इफ द नेबर्स हैड नॉट स्टोलन फूड, मतलब स्टोलन का मतलब क्या हो जाएगा साथियों, चुराना। यानी कि अगर पड़ोसियों ने क्या, यदि पड़ोसियों ने साथियों फूड नहीं चुराए, वी माइट हैव स्टार्व, यानी कि हम भूखे रह जाएंगे, ये होगा। या प्रोवाइड, अगर पड़ोसियों ने साथियों फूड यानी कि भोजन प्रोवाइड नहीं करवाए तो हम भूखे रह जाएंगे, या ये आना चाहिए, या एडेड आना चाहिए, या थ्रो आना चाहिए। तो मैं कहूंगा साथियों यहाँ पर प्रोवाइड आना चाहिए कि इफ द नेबर्स हैड नॉट प्रोवाइडेड फूड, यानी कि अगर पड़ोसियों ने फूड नहीं हमको प्रोवाइड किया, दिया, तो हम भूखे रह जाएंगे, हम भूखे रह सकते हैं। तो ऐसे करके साथियों आपका राइट आंसर किस ऑप्शन के साथ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यानी कि इन चारों ऑप्शन में से आपको यह बताना है कि किस वर्ड में आपको दिक्कत लग रही है, स्पेलिंग में कहां पर साथियों आपको दिक्कत लग रही है। देखिए अगर होल्ड की हम बात करते हैं तो होल्ड का मतलब होता है साथियों क्या, पकड़ना कह सकते हैं, किसी चीज को होल्ड करना यानी कि पकड़ना। हॉस्टल की अगर बात करें, हॉस्टल क्या होता है साथियों, जहां पर छात्र रहते हैं, यानी कि छात्रावास को एक तरीके से हॉस्टल कहा जाता है। अगर हम बात करते हैं साथियों होस्ट की, तो हेस्ट का मतलब क्या होता है, फहराना भी कह सकते हैं, उठाना भी कह सकते हैं। तो इसकी स्पेलिंग मुझे बिल्कुल सही लगी। यहां पर लिखा हुआ है साथियों हॉस्पिटैलिटी, तो यहां पर अगर बात करें, यहां पर आपका वाई आना चाहिए। क्या आना चाहिए साथियों, यहां पर आपका वाई आना चाहिए। और हॉस्पिटैलिटी का मतलब क्या होता है साथियों, मेहमानबाजी होता है, यानी कि जिसको बहुत अच्छा लगता है मेहमान को बुलाने में, उनकी खातिर तवाज़ु करने में, ठीक है ना, उनको खाना पीना खिलाने में, तो उनको मेहमानबाजी एक तरीके से कहा जाता है। तो किसकी स्पेलिंग गलत है, ऑप्शन नंबर ए वाले की स्पेलिंग गलत है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर कि द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्पेल्ड इनटू 4 सेगमेंट, यानी कि आपके सामने एक सेंटेंस दिया गया यहां से लेकर यहां तक, ये 4 सेगमेंट में बटा हुआ है। कैसे कैसे बटा हुआ है साथियों, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना एक ये सेगमेंट हो गया, इज नो लॉन्गर दूसरा ये सेगमेंट हो गया, और एक कॉन्टिन्यूस, क्या साथियों, एक कॉन्टिन्यूस स्ट्रक्चर एक ये आपका सेगमेंट हो गया, और एक ये 4 सेगमेंट में बटा हुआ है। आपको बताना है कि यहां पर ग्रामेटिकल एरर कहां पर है। क्या साथियों, ग्रामेटिकल एरर आपसे साथियों यहां पर पूछा जा रहा है। देखिए और मुझे बताइए आपका सही जवाब क्या होगा। चलिए देखिए, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना इज नो लॉन्ग ए कॉन्टिन्यूस स्ट्रक्चर ओइंग टू एरोजन। तो मैं कहूंगा इज नो लॉन्ग नहीं आना चाहिए, इज नो लॉन्गर यहां पर आना चाहिए। तो इज नो लॉन्ग में दिक्कत है, लॉन्ग की जगह साथियों लॉन्गर आना चाहिए, इसलिए राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर, आपसे पूछा जा रहा है कि सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम, यानी कि ये एक मुहावरा है, इडियम है, इसका आपको मतलब बताना है। सबसे पहले साथियों क्या होता है, तो किक द बकेट, क्या टू किक द बकेट का मतलब क्या होता है साथियों, देखिए किसी कोई मर जाता है, किसी का निधन हो जाता है, तो उसको कहा जाता है साथियों टू किक द बकेट, ठीक है ना। निधन होने को एक तरीके से कहा जाता है टिक 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 किक द बकेट, ठीक है, किक द बकेट। तो मैं कहूंगा कि निधन होना, इसकी इंग्लिश ऑप्शन में से कौन सी है मुझे बताइए। टू डाई को कहते हैं निधन होना, टू प्ले को नहीं कहते, टू फाइट को भी नहीं कहते, टू लॉस को भी नहीं कहते, टू डाई को कहते हैं निधन होना, यानी कि टू किक द बकेट का मतलब क्या होगा साथियों, टू डाई हो जाएगा। आंसर आपका जाएगा ए के साथ। अगला सवाल है आपको अब बताना है साथियों मेंटेन का, क्या मेंटेन वर्ड आपको यहां पर दे रखा है और एंटोनिम आपसे यहां पर पूछा जाए। एंटोनिम का मतलब पता क्या होता है भाई सब, विलोम होता है। अरे ये तो आपको मालूम ही होगा, मैं क्यों बता रहा हूं। तो मेंटेन का एंटोनिम आपको बताना है साथियों, विलोम आपको यहां पर बताना है। तो मेंटेन का मतलब क्या, मान लीजिए जैसे कि आप है, आप अपने आप को मेंटेन रखते हैं, यानी कि आप अपने आप को बनाए रखते हैं। क्या आप अपने आप को साथियों बनाए एक तरीके से रखते हैं, तो ये मेंटेन हो जाएगा। इसका एंटोनिम क्या होगा, इसका एंटोनिम साथियों क्या होगा, जैसे कि मैं अपने आप को बनाए नहीं रखता हूं, या मैं अपने आप को बनाए रखता हूं तो मैं मेंटेन कहलाऊंगा। अगर आप अपने आप को बनाए रखते हैं तो आप मेंटेन कहलाएंगे। तो इसका एंटोनिम क्या, प्रिजर्व होगा साथियों।
या प्रोटेक्ट होगा या एबेंडोन होगा या सस्टेन होगा। देखिए एबेंडोन की अगर बात करते हैं साथियों, एबेंडोन का मतलब क्या होता है साथियों, एबेंडोन का मतलब होता है त्याग देना, त्याग देना। तो मैं कहूंगा साथियों कहीं ना कहीं मेंटेन का जो अपोजिट वर्ड होगा वो एबेंडोन होगा, इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि अब यहां पर अगर बात करें, देखिए वही चीज है 4 सेगमेंट में है, आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स ए ग्रामेटिकल एरर। अब यहां से सेंटेंस आपका शुरू हुआ और यहां पर आपका खत्म हुआ है, ही मूव्ड ऑन द अंडर ग्रोथ, ठीक है, एक ये सेगमेंट हो गया। उसके बाद लिखा हुआ है क्विकली एंड साइलेंटली, एक आपका ये सेगमेंट हो गया। उसके अलावा हाइडिंग हिमसेल्फ एक ये सेगमेंट हो गया, फ्रॉम द एनिमी एक ये सेगमेंट हो गया। आपको बताने साथियों यहां पर दिक्कत कहां पर है मुझे बताइए। चलिए देखिए, ही मूव्ड ऑन द अंडर ग्रोथ क्विकली एंड साइलेंटली हाइडिंग हिमसेल्फ फ्रॉम द एनिमी। देखिए ऑन द अंडर ग्रोथ नहीं होना चाहिए साथियों, बिहाइंड द अंडर ग्रोथ होना चाहिए। क्या? बिहाइंड द अंडर ग्रोथ होना चाहिए। तो मैं कहूंगा दिक्कत कहां पर है साथियों, ठीक है ना, दिक्कत आपकी यहां पर है क्योंकि ऑन द अंडर ग्रोथ नहीं बल्कि बिहाइंड द अंडर ग्रोथ होना चाहिए था। उसके बाद देखिए साथियों वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपसे पूछा जा रहा है, यानी कि दैट थ्रो विच लाइट कैन नॉट पास, यानी कि आपको क्या यहां पर साथियों बताया जा रहा है, दैट थ्रो विच लाइट कैन नॉट पास, यानी कि जो प्रकाश होता है वो आर पार ना जा सके। अगर आर पार जा सकता है तो वो साथियों क्या पारदर्शी वस्तु कहलाई जाती है, लेकिन अगर लाइट भी उसके आर पार नहीं जा सकती साथियों तो वो अपारदर्शी वस्तु कहलाई जाती है। ये आपको साथियों मालूम होगा, ठीक है ना। अगर पारदर्शी होता तो ट्रांसपेरेंट होता, लेकिन अगर अपारदर्शी है तो उसको क्या कहेंगे, ओपेक्यू उसको कहेंगे। अपारदर्शी को क्या कहा जाता है साथियों, ओपेक्यू कहा जाता है। इसलिए राइट आंसर जिनका भी है ऑप्शन नंबर ए मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम, यानी कि चिकन हार्टेड। अब चिकन हार्टेड का मतलब क्या होता है साथियों, सबसे पहले मुझे आप लोग यहां पर बता दीजिए। चिकन हार्टेड का मतलब होता है कोई बहुत एक तरीके से कायर होता है या जो बहुत डरपोक होता है ना, उसको कहा जाता है भाई तू तो बहुत चिकन हार्टेड है। मुहावरा एक तरीके से इडियम है। तो अब आपको बताने के यहां से किस ऑप्शन को हम कायर कह सकते हैं, किसको साथियों एक तरीके से डरपोक कह सकते हैं। तो अगर बात करें विजिबली प्लीज्ड, कायर डरपोक कहेंगे नहीं, स्लाइटली रिस्की को भी नहीं कहेंगे, उसके अलावा रेडली अवेलेबल को भी नहीं कहेंगे, इजीली स्कार्ड को कहेंगे, यानी कि जिसको आसानी से साथियों डराया जा सके उसको कायर डरपोक ही तो कहा जाता है। कायर भी कह सकते, डरपोक भी कह सकते हैं। उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, देखिए मुझे बताइए सही जवाब यहां पर क्या होगा। देखिए यहां पर अगर बात करें मैनी स्टूडेंट, यहां पर खाली जगह है, यहां पर क्या है साथियों खाली जगह है। तो मैनी स्टूडेंट्स आर इंटरेस्टेड बाय द लाइफ ऑफ ग्रेट लीडर्स ये होना चाहिए, या मैनी स्टूडेंट्स इन्वॉल्व बाय द लाइफ ऑफ ग्रेट लीडर्स ये होना चाहिए, या मैनी स्टूडेंट्स इंस्पायर्ड बाय द लाइफ ऑफ ग्रेट लीडर्स ये होना। मैं कहूंगा साथ तो इंस्पायर्ड, क्योंकि जो बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं ये ग्रेट लीडर से इंस्पायर्ड होते हैं। इंटरेस्टेड नहीं कह सकते, इन्वॉल्व भी नहीं कह सकते, इन्फेक्टेड भी नहीं कह सकते, इंस्पायर्ड होते हैं साथियों। तो आपका राइट आंसर जो जाएगा साथियों वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है। देखिए अगर साथियों बात करें कोई हिंदी मीडियम का बच्चा है उसको भी बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा मैं जैसे पढ़ा रहा हूं। अगर कोई इंग्लिश मीडियम का बच्चा है तो उसको भी बहुत अच्छे से समझ में आ रहा हो, क्योंकि पूरी डिटेल में आपको बता रहा हूं साथियों। ऐसा नहीं पढ़ाता, ऐसा ये समझ लीजिए पेड ग्रुप्स जो होते हैं ना, पेड बैच जो होते हैं वहां पर साथियों इस टाइप से पढ़ाया जाता है, लेकिन मैं आपको बिल्कुल निःशुल्क कंटेंट दे रहा हूं और ऐसे साथियों मैं आपको यहां पर पढ़ा रहा हूं। चलिए अब अगर बात करते हैं यहां पर, देखिए यहां पर अगर बात करें साथियों वही चीज है, एक सेंटेंस दिया गया है, 4 सेगमेंट यहां पर आपको दे रखे हैं, 1 2 ठीक है 3 और 4। आपको बताने की दिक्कत कहां पर है मुझे बताइए। देखिए आई एंटर्ड माई रूम एंड स्विच ऑन द लाइट्स बट इट वाज स्टिल डार्क। तो यहां पर अगर बात करें स्विच्ड आना चाहिए, क्या आना चाहिए साथियों, यहां पर अगर बात करें तो स्विच्ड ऑन आना चाहिए, स्विच यहां पर नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो यहां पर अगर बात करें कहां पर लिखा हुआ, यहां पर स्विच लिखा हुआ है, इसमें दिक्कत है, इसमें ग्रामेटिकल एरर है क्योंकि स्विच्ड आना यहां पर चाहिए था। नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम, आपको बताना है कि इसका रिमेंबर का। तो रिमेंबर का एंटोनिम की जब हम बात करते हैं, रिमेंबर का मतलब क्या होता है, रिमेंबर का मतलब होता है साथियों याद रखना। इसका मतलब क्या होता है, किसी चीज को याद रखना यानी कि रिमेंबर, और किसी को भूल जाना एक तरीके से क्या कहलाया जाए साथियों, भूल जाना क्या कहलाए, इसका एंटोनिम कहलाया जाएगा। तो अब आपको बताना है कि इनमें से किस ऑप्शन की इंग्लिश होती है, सॉरी हिंदी होती है भूल जाना। तो मैं कहूंगा फॉरगेट को कहा जाता है भूल जाना, यानी कि आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, आपको बताना है साथियों इडियम बताना है, यानी कि वी
आवर्स ऑफ द डे। तो वी आवर्स ऑफ द डे की अगर साथियों बात करते हैं, वी आवर्स ऑफ द डे का मतलब क्या होता है? देखिए, जब बहुत सुबह सुबह, बुराई एक तरीके से सुबह है, ठीक है ना, सवेरा एक तरीके से हम लोग कह सकते हैं इसको वी आवर्स ऑफ द डे, यानी कि इसको हम लोग क्या कह सकते हैं साथियों? सवेरा कह सकते हैं, उषा काल भी कह सकते हैं, हाँ ठीक है, उषा काल भी इसको कहा जा सकता है, प्रभात भी तो कहते हैं, सुबह को बिल्कुल कहते हैं। तो आपको बताना है डस्क को कहेंगे सवेरा? नहीं। मिडनाइट को भी नहीं कहेंगे, डॉन को एक तरीके से कह सकते हैं। तो आपका राइट आंसर जो यहां पर जाएगा वो किस ऑप्शन के साथ जाएगा? वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, यहां पर भी क्या है? वही चीज है। चलिए, अच्छा यहां पर अगर बात करें, यहां से शुरू, आई रिसेंटली विजिटेड द स्कूल व्हेन आई स्टडीड इन द क्लास। आपको बताने की गलती कहां पर आपको दिख रही है? देखिए, अगर बात करते हैं साथियों, आई रिसेंटली विजिटेड द स्कूल व्हेन आई स्टडीड इन क्लास 10। अब यहां पर अगर साथियों बात करें, अब देखिए यहां पर आई रिसेंटली विजिट, मैंने मतलब अभी जल्दी अपना स्कूल देखा जहां मैं पढ़ता था क्लास 10th में। तो जहां आना चाहिए, व्हेन का मतलब होता है साथियों जब, या जब होता है साथियों, ठीक है। तो यहां पर साथियों जहां की इंग्लिश आना चाहिए थी, और जहां को क्या कहा जाता है? जहां को साथियों जब, व्हेन थोड़ी ना यहां पर आना चाहिए, वेयर आना चाहिए, वेयर कहते हैं। तो यहां पर अगर बात करें, व्हेन नहीं आना चाहिए, वेयर यहां पर आना चाहिए। तो मैं कहूंगा इसकी जगह पर, ये अंडरलाइन यहां पर होनी चाहिए थी, इसकी जगह पर क्या आना चाहिए? वेयर आना चाहिए, और ये आपका सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए आपको सिनोनिम बताना है साथियों डिस्ट्रॉय का। अगर डिस्ट्रॉय की सबसे पहले हम बात करते हैं, तो कोई चीज अगर खत्म हो गई है, यानी कि नष्ट किसी चीज को कर दिया गया है, तो उसको डिस्ट्रॉय कहा जाता है। अब आपको ऑप्शन में देखकर बताने कि किसको कहते हैं डिस्ट्रॉय करना, नष्ट हो जाना। अगर बात करते हैं साथियों, डेमोलिश का मतलब होता है नष्ट करना, मैं कहूंगा बिल्कुल। कॉन्स्ट्रक्ट का मतलब क्या होता है साथियों? नष्ट करना नहीं, इसका मतलब तो होता है निर्माण करना, किसी चीज का निर्माण करना। तो इसका अगर एंटोनिम पूछा जाता तो ये हो सकता था। उसके अलावा साथियों रिहेबिलिट क्या मतलब भी नहीं होता है साथियों, एक तरीके से इसका एंटोनिम। डिटैच का मतलब भी नहीं हो सकता है साथियों, ठीक है। मैं कहूंगा डेमोलिश का मतलब क्या होता है? डेमोलिश का मतलब होता है साथियों किसी चीज, एक तरीके से बात करें, डेमोलिश का मतलब साथियों हो जाएगा क्या? किसी चीज को खत्म कर देना, किसी चीज को नष्ट कर देना, ठीक है ना। चलिए अब उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्राइट ऑप्शन टू द फिल इन द ब्लैंक्स। यानी कि यहां पर साथियों अगर बात करते हैं, देखिए हितोपदेश टेल्स आर रिटन इन ए रीडर फ्रेंडली स्टाइल विच परहैप्स, अब खाली जगह में आपको बताने क्या आएगा? टू देयर सक्सेस। अब आपको बताने, देखिए यहां पर सप्लाइड आएगा, प्रोवाइड आएगा, कंट्रीब्यूटेड आएगा या अरेंज्ड आएगा। यहां पर साथियों आपका जो आना चाहिए मेरे हिसाब से कंट्रीब्यूटेड आना चाहिए। यानी कि हितोपदेश टेल्स आर रिटन in a reader friendly style which perhaps contributed to their success। तो खाली जगह यहां पर साथियों है, तो आंसर आपका जाएगा सी के साथ। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, सेलेक्ट द करेक्टली स्पेलिंग, यानी कि आपको सही स्पेलिंग बताना है। कौन सी स्पेलिंग सही यहां पर लिखी गई है मुझे बताइए। स्पेसिफाइंग कैसे लिखा जाता है? स्पेसिफाइंग की बात करें कि ऐसे लिखा जाता है, मैं कहूं नहीं। स्पेसिफाइंग क्या ऐसे लिखा जाता है? नहीं साथियों। कैसे लिखा जाता है? मैं कहूंगा साथियों स्पेसिफाइंग की अगर बात करते हैं यहां पर, देखिए ऐसे लिखा जाता है, जैसे आपका ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है साथियों स्पेसिफाइंग ऐसे लिखा जाता है। तो ये क्या होगा? ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए वन हु हैज अनलिमिटेड पावर, यानी कि जिसके पास अनलिमिटेड पावर है उसको क्या कहा जाएगा भैया? उसको तो सर्वशक्तिशाली कहा जाएगा। उसको क्या कहा जाएगा? शक्तिमान उसको कहा जाएगा, सर्वशक्तिशाली उसको कहा जाएगा। तो अब आपको बताने किसकी इंग्लिश यहां पर होती है सर्वशक्तिशाली, मुझे बताइए। चलिए यहां पर अगर साथियों बात करें, देखिए ओमनी प्रेजेंट का मतलब शक्तिशाली नहीं होता है, ओमनी पोटेंट का मतलब होता है शक्तिशाली। तो मैं कहूंगा कि वन हु हैज अनलिमिटेड पावर, यानी कि एक ऐसा पर्सन जिसके पास अनलिमिटेड पावर है उसको ओमनी पोटेंट कहा जाता है। जिनका भी आंसर यहां पर बी है, मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। यहां पर अगर बात करें साथियों, अब आपके सामने रीजनिंग के क्वेश्चन आएंगे। पूरे साथियों रीजनिंग के कितने क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे? पूरे साथियों 20 क्वेश्चन आएंगे, और उसके बाद हम लोग साथियों मैथ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है ना। तो पहला रीजनिंग का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। देखिए अगर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, हूबहू यही 20 सवाल आ जाते हैं, तो आप कितने क्वेश्चन बिल्कुल सही कर पाते हैं। तो पहला सवाल है साथियों, आपको यहां पर कहा गया है कि प्लस का अर्थ माइनस है। तो यहां पर हम लिख लेते हैं साथियों, क्या प्लस जहां पर होगा वहां पर माइनस लिखना है, और जहां पर माइनस होगा वहां पर क्या लिखना है? वहां पर गुणा लिखना है, और जहां पर गुणा होगा वहां पर भाग लिखना है, और जहां पर भाग होगा वहां पर साथियों प्लस लिखना है, ठीक है। अब यहां पर अगर बात करें साथियों क्या क्या संख्याएं, देखिए 41 है, 18 है, 7 है,
322 है, उसके अलावा साथियों 23 है। अब यहाँ पर भाग है, भाग की जगह पर हमें क्या लिखना है, प्लस लिखना है तो हम प्लस लिख देंगे। माइनस की जगह पर क्या लिखना है, गुणा लिखना है तो गुणा लिख दिया। प्लस की जगह पर साथियों माइनस है, माइनस हो गया, और गुणा की जगह पर क्या है, भाग हो गया। तो अब आपको मालूम होना चाहिए कि सबसे पहले साथियों आपका भाग सॉल्व होता है। तो 23 की भाग अगर 322 से करें तो क्या कट पाएगा, देखिए 23 से कम 23 हो जाएगा, ठीक है। और कितना बचेंगे साथियों, 9 बचेंगे। यहाँ पर 23 एक तरीके से चौक कितने हो जाएंगे, और 92 हो जाएंगे। तो मैं कहूँगा यहाँ पर आपका 14 आ जाएगा। अब अगर बात करते हैं साथियों यहाँ पर 14 आ गया। देखिए आपको ये मालूम होना चाहिए, क्या आपको मालूम होना चाहिए कि सबसे पहले भाग सॉल्व होता है, उसके बाद गुणा सॉल्व होता है। तो 18 सत्ते कितने होते हैं, 126 होते हैं। तो यहाँ पर 126 आ गया, और प्लस आपका क्या आ गया, 41 आ गया। अब एक काम करिए, 126 को साथियों और इसको आप जोड़ लीजिए, क्या 41 को और 126 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा साथियों, 6761 आ जाएगा। और इसमें से आप क्या कर दीजिए, 14 आप इसमें से घटा दीजिए। तो जब इसमें से 14 घटाएंगे साथियों तो 153 आएगा। तो 153 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी वाले में है। तो ये आपका क्या होगा, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर साथियों, देखिए सवाल को और बताइए सही जवाब क्या होगा। देखिए यहां पर अगर बात करें साथियों, 1 से 6 हुआ है, 6 से 28, 28 से 71, 71 से 139, और उसके बाद 236। उसके बाद आपको बताने कि यहां पर आपका कौन सा नंबर आएगा। ये सवाल साथियों आपके एग्जाम में आता है, यानी कि नंबर सीरीज वाले की अगर बात करते हैं तो ये समझ लीजिए 2 सवाल तो आपके पक्का पक्का पूछे जाएंगे। तो सिंपल सी अगर बात करते हैं साथियों, यहां पर आपका क्या लॉजिक लग रहा है, यहां पर हम लोग देख लेते हैं लॉजिक की बात। देखिए 1 से ये 6 हुआ है तो मैं कह सकता हूं कितना बड़ा है, इसको यहां पर साथियों लिख लेते हैं बड़ा बड़ा। देखिए 1 हो गया, 6 हो गया, और ये आपका 28 हो गया, और ये 71 आपका उसके बाद हुआ है, और उसके बाद 139 हुआ है, और उसके बाद 236 हुआ है। आपको बताने कि यहां पर क्या नंबर आएगा। अब अगर बात करें इसमें साथियों ये कितना बड़ा, देखिए भाई साहब ये 5 बड़ा है, 5 बड़ा है। 6 से 28 हुआ है, कितना बड़ा है साथियों, 22 बड़ा है। 28 से 71 हुआ है, कितना बड़ा, इधर 3 आ जाएगा आपका, ठीक है, 3 आ जाएगा, मतलब 71 में से, सॉरी 28 में से एक तरीके से ऐसे कह लो कि 28 में कितना जोड़े कि 71 आ जाए, तो साथियों 3 और आपका क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 71 में कितना जोड़े साथियों, 139 आ जाए तो साथियों 68 आ जाएगा। और 139 से 236 हुआ है, कितना साथियों प्लस हुआ है, 97 हुआ है। अब आपको बताने कि यहां पर क्या नंबर लिखेंगे जो फिर 236 में से जोड़ेंगे कि हमें यहां पर वाला नंबर प्राप्त हो जाए। अभी मामला नहीं बना साथियों तो एक बार और कर लेंगे। 5 से 22 हुआ है तो कितना बड़ा है साथियों, 17 बड़ा है। 22 से 43 हुआ है, कितना बड़ा है, 21 बड़ा है। और 43 से 68 हुआ है, कितना बड़ा है, 25 बड़ा है। और 68 से 97 हुआ है साथियों 29 यहां पर बड़ा। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए अब देखिए इसमें अगर बात करें, इसमें भी कितना बड़ा है, 4 बड़ा है। इसमें भी 4 बढ़ रहा है, इसमें भी 4 बढ़ रहा है, तो मैं कहूंगा इसमें भी 4 बढ़ेगा। और जब इसमें 4 बढ़ाएंगे ना साथियों तो कितना आ जाएगा, तो आपका 33 आ जाएगा। यानी कि अब मैं कह सकता हूं कि यहां पर हमें जो नंबर चाहिए वो 97 33 चाहिए है। और 97 और 33 कितना हो जाएगा साथियों, यहां पर आपका 130 हो जाएगा। यानी कि मैं कह सकता हूं कि 236 और 1 तो 130 कितना होता है, इसको जब आप जोड़ेंगे तो आपको यहां पर वाला नंबर मिल जाएगा 606 3 साथियों 6 आ जाएगा, और यहां पर 3 आ जाएगा। यानी कि यहां पर जो नंबर आएगा, यहां पर जो नंबर आएगा वो 366 आएगा। तो 366 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी वाले में है। तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। निम्नलिखित विकल्पों में से विषम की आपको पहचान करना है, मुझे बताइए। यानी कि विषम की अगर बात करें, देखिए येन, डॉलर, ओस्लो या रियाल। देखिए येन है, डॉलर है, रियाल है, ये तो मुद्राओं के नाम है, अलग अलग देशों की मुद्राओं के नाम है। लेकिन यहां पर अगर बात करते हैं ओस्ले की, तो ओस्ले साथियों नॉर्वे की राजधानी हो जाएगी। क्या हो जाएगी साथियों, ये नॉर्वे की राजधानी हो जाएगी, ये मुद्रा नहीं होगी। तो बाकी सारी मुद्राएं हैं, ये साथियों राजधानी है, इसलिए सबसे विषम हो जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर। देखिए जैसे कि यहां पर कहा गया है 64, 25, 81, 22 है, उसी प्रकार 100, 169, 196, 37 है, और 144, फिर 1, फिर 256। आपको बताने कि यहां पर कौन सा नंबर आएगा, बस इतनी सी कहानी आपको मालूम होना चाहिए। चलिए तो कैसे क्या लॉजिक लगेगा साथियों, देखिए और मुझे बताइए। देखिए अगर हम यहां पर बात करें, ये आपको पता होगा 64,
100, 144, 25, 169, 1, 81, 196, 56 ये सभी किसी न किसी संख्या के स्क्वायर हैं, ये सभी किसी न किसी संख्या के वर्ग हैं। तो मैं कहूंगा साथियों ये 64 आपका 8 का वर्ग है, ये 25 आपका 5 का वर्ग है, ये 81 आपका 9 का वर्ग है। ऐसा तो नहीं, इनको जोड़ो तो देखो कितना आता है साथियों, कितना आ जाएगा आपका 8 और 5 13 हो जाएगा, 13 और आपका 22 आ जाएगा, बिल्कुल सही 22 आपका ये लिखा हुआ है। उसी प्रकार 100 जो है ना ये आपका 10 का स्क्वायर है, 169 13 का स्क्वायर है, ये आपका 14 के स्क्वायर है। इसको जरा अगर आप जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 7 और यहां पर 3 यानी कि 37 आ गया ये। तो अब आपको क्या करना है, ये 12 का स्क्वायर है, ये 1 का स्क्वायर है, ये साथियों 16 का स्क्वायर है, ठीक है। इसको जोड़ दो तो कितना आ जाएगा साथियों 3 और ये आपका 9 और ये आपका कितना आ जाएगा साथियों 2 आ जाएगा, यानी कि 29 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो जिनका आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर डी है, मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। साथियों जिन लोगों ने भी अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो उन सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो को आप सभी लोग यहां पर लाइक कर दीजिए, और जो लोग भी चैनल पर नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए। अब उसके बाद देखिए साथियों, देखिए नंबर सीरीज वाला जो चैप्टर है ना आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब जैसे कि 60 से 30 हुआ है, फिर 120 हुआ है, फिर 15 हुआ है, फिर 240 हुआ है, तो यहां पर साथियों कैसे क्या आया है मुझे बताइए। चलिए अगर हम साथियों 60 का आधा कर देते हैं, यानी कि 60 की भाग 2 से कर देते हैं तो 30 आ जाता है। कितना आ जाता है साथियों 30 आ जाता है। अगर हम साथियों क्या करें, अगर हम इसकी गुणा किससे करा दें 4 से करा दें तो कितना आ जाएगा 120 आ जाएगा। इतनी बात साथियों आपको मालूम है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर साथियों बात करिएगा, एक काम करें, इसमें एक और कोई लॉजिक लग सकता है साथियों क्या, देखिए इसमें अगर साथियों ऐसे हम लोग करने की कोशिश करें, कैसे हम लोग करने की कोशिश करें, अगर ऐसे इस सवाल को करें कि भाई 30 का एक तरीके से 60 का दुगना हो गया, ये 120 और 120 का दुगना हो गया 240। उसी प्रकार साथियों 30 का आधा हो गया 15 और 15 का आधा क्या होता है 7.5 होता है। तो 7.5 कैसे लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है। तो ये कहां पर लिखा हुआ है साथियों, ये तो आपका हो सकता हो ये ऐसे 712 नहीं हो, ये साथियों ऐसे लिखा होता है। कभी कभी टाइप करते ना तो वो 712 करके आ जाता है। तो कोई बात नहीं साथियों, राइट आंसर आपका 7 सही 1/2 आ जाएगा यहां पर, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर के PUNCTUAL को 47819765 लिखा जाता है। तो आपको बताने LUNA को क्या लिखा जाएगा। ऐसा तो नहीं साथियों LUNA का कोड हमको यहीं पर मिल रहा हो, L का कोड यहां पर 5 है तो क्या L की जगह पर 5 आ जाएगा। U का कोड क्या है, U का कोड साथियों 7 है तो यहां पर 7 आ जाएगा। N का कोड क्या है, N का कोड ये है, ठीक है। N का कोड साथियों क्या हो गया 8 हो गया तो 8 आ जाएगा। और एक तरीके से बात करें A का कोड कहां पर, A का कोड आपका ये हो जाएगा 6। तो क्या 5786 कहीं पर लिखा हुआ है, मैं कहूंगा बिल्कुल 5786 लिखा हुआ है। कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। तो ये क्या होगा, यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, देखिए और मुझे बताइए सही जवाब क्या होगा। कहने की एक तस्वीर में एक महिला की ओर एक तस्वीर है, ठीक है, इसमें महिला है। इस महिला का इशारा करते हुए राजेश कहता है, राजेश क्या कहता है, मान लीजिए राजेश आप हैं, राजेश कहता है कि उसके नाना यानी कि इसके नाना, तो इसके नाना कौन होंगे, इनकी कोई माता जी होंगी और इनके कोई साथियों पिताजी होंगे, ठीक है ना। उनके नाना की एकमात्र पुत्री कौन होंगी, इस महिला की माँ होंगी। तो एकमात्र पुत्री मेरी पत्नी, यानी कि ये जो है ना ये साथियों राजेश की अगर बात करें पत्नी है, राजेश की पत्नी है ये, राजेश की पत्नी। तो मैं कहूंगा ये कौन होगी, राजेश की बेटी होगी। तो बेटी कहां पर लिखा हुआ है साथियों, अच्छा पूछा क्या गया, देखिए राजेश उस महिला से किस प्रकार संबंधित है, यानी कि ये महिला क्या कहेंगी साथियों, तो पिता कहेंगी, ठीक है ना, पिता कहेंगी। जहां पर से आता है ना और से पहले जो वर्ड लिखा होता है आपको देखना है कि ये वर्ड क्या कहेगा इसको। तो महिला क्या कहेगी, महिला तो पिता कहेगी, तो पिता आपका क्या होगा, पिता आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर, देखिए अब यहां पर देखिए मैं आपको हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा। जो भी एमटीएस एग्जाम में रीजनिंग के सेक्शन में जितने भी कॉन्सेप्ट आते हैं, जितने भी क्वेश्चंस आते हैं, सब कुछ साथियों मैं आपको कवर कर दूंगा। फिर मेरा मानना है कि आपके जो साथियों 20 सवाल आते हैं रीजनिंग के, 20 में से 20 आप करके बिल्कुल सही आएंगे। लेकिन आपको भी पता है साथियों इस बार क्वालिफाइंग नेचर का है, तो अब सिर्फ साथियों क्वालिफाइंग आपको यहां पर करना होगा। खैर कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब अगर बात करते हैं साथियों NUMBER को क्या लिखा जा सकता है, UNBMRE लिखा जा सकता है। तो उसी प्रकार GHOST को क्या लिखा जा सकता है, ये आपको यहां पर साथियों बताने। देखिए यहां पर अगर बात करें जो यहां पर लेटर हैं भाई वही लेटर तो यहां पर आपको दिख रहा है, बस इधर के उधर उधर के इधर कर दिए गए हैं। कैसे कर दिए गए हैं मुझे लग रहा है साथियों, देखिए मान लीजिए ये वर्ड में यहां पर लिख लूं UN
बी एम, उसके बाद साथियों आर, उसके बाद ई। ठीक है, अगर मैंने साथियों ये वर्ड क्या किए, ये वर्ड मैंने अगर साथियों मान लीजिए यहां पर लिख लिए, तो अब अगर साथियों बात करते हैं उसके बाद देखिए ये एन यहां पर आ गया, ये यू यहां पर आ गया, ये एम यहां पर आ गया, ये बी यहां पर आ गया, ये ई यहां पर आ गया, ये आर यहां पर आ गया। तो अब यहां पर भी यही करना होगा साथियों, क्या एच यहां पर आ जाएगा और जी आपका यहां पर आ जाएगा। ठीक है ना, इतनी बात आपको समझ में आ गई। चलिए कोई दिक्कत नहीं, एस आपका यहां पर आ जाएगा और ओ आपका यहां पर है और टी जहां पर है वो टी वहीं पर रहेगा। तो ऐसा कहां पर लिखा हुआ है कि एच जी एस ओ टी कहां पर लिखा हो, मैं कहूंगा ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। तो ये क्या होगा, ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, ऐसा भी कॉन्सेप्ट आपके सामने आएगा कि बीवी यू के बाद जेड एक्स क्यू आता है, उसके बाद एक्स जेड एम आता है, फिर वी बी आई आता है, उसके बाद टी डी ई आता है, उसके बाद आपको बताना है कि कौन से 3 लेटर आएंगे। तो अगर बात करते हैं साथियों, इसमें देखिए लॉजिक आपको मालूम करना होता है। अगर आपको लॉजिक मालूम हो गया तो कोई भी सवाल आप बहुत आराम से कर दोगे। अगर हम बात करें देखिए बी की अगर बात करें, या हम जेड से एक्स की बात करें या एक्स से वी की बात करें, इनमें 2 माइनस हो रहा है, यानी कि जेड से 2 घटाओगे तो एक्स आएगा, एक्स में 2 घटाओगे तो वी आएगा, वी में 2 घटाओगे तो टी आ जाएगा, क्योंकि v 22 पर होता है, टी 20 पर होता है। लेकिन अगर b में 2 घटाओगे तो z आएगा, कैसे, a हो जाएगा, a के बाद z आ जाएगा। तो जाहिर सी बात है इसमें जब हम 2 घटाएंगे तो यहां पर क्या आ जाएगा, r आ जाएगा। r कहां पर लिखा हुआ है, एक तो यहां पर लिखा हुआ है, एक आपका यहां पर लिखा हुआ। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब उसके बाद एक बार और देख लेंगे। देखिए अब v से साथियों x हुआ है, तो v से x हुआ है 2 बड़ा है, x से z हुआ है 2 बड़ा है, x z से b हुआ है यानी कि a भी 2 बड़ा है और यहां पर भी 2 बड़ा है। तो यहां पर भी मैं कहूंगा 2 बढ़ जाएगा। तो डी ई और एफ, तो यहां पर साथियों एफ आ जाएगा। आर एफ कौन से ऑप्शन में, इसमें नहीं है साथियों, इसमें है। मैं कहूंगा ये आपका क्या होगा, ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अगर आपको ये साथियों दिख ना रहा हो तो मैं आपके लिए कुछ इंतजाम कर देता हूं। अब आपको यहां पर साथियों अच्छे तरीके से दिख रहा होगा। चलिए भाई, अब अगर बात करते हैं साथियों यहां पर और इस सवाल की, देखिए यहां पर अगर बात करें कथन आपके सामने है और ऊपर कुछ नहीं लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है ऊपर, वो बातें लिखी हुई हैं साथियों जो लिखा होना चाहिए थी। खैर, कथन आपके सामने है और आपके सामने क्या है, आपके सामने 3 निष्कर्ष हैं। पहले आपको कथनों को पढ़ना है और इन कथनों के अकॉर्डिंग आपको बताने के कौन कौन से निष्कर्ष सही है। देखिए कह रहे कि कुछ पहाड़ नदियां हैं, मान लेते हैं साथियों ये क्या हो जाएंगी, ये आपकी पहाड़ हो गई। और मैं कहूंगा कुछ पहाड़ नदियां, यानी कि इतनी पहाड़ क्या हो जाएंगी, ये नदियां हो जाएंगी। तो इतनी पहाड़ साथियों क्या हो गई, इतनी पहाड़ नदियां होंगी। ठीक है, उसके बाद कहने के अधिकांश नदियां घाटियां हैं। तो मैं कहूंगा साथियों अधिकांश, मान लीजिए इतनी नदियां क्या हो जाएंगी, इतनी नदियां साथियों आपकी घाटियां हो जाएंगी। इतनी बात आपको समझ में आ गई। ठीक है, अधिकांश नदियां घाटियां हो गई। कहने के सभी घाटियां पहाड़ियां हैं। अब देखिए ये पहाड़ शब्द है और यहां पर आपको जो आएगा कि सभी घाटियां जो हैं वो पहाड़ियां हैं। पहाड़ियां अलग एक चीज है और पहाड़ यहां पर अलग एक, वैसे तो एक चीज हुई, लेकिन यहां पर पहाड़ लिखा हो, यहां पर पहाड़ियां लिखा हुआ, तो ये वाला पहाड़ नहीं है, ये पहाड़ अलग है, ये पहाड़ियां अलग है। अब निष्कर्ष को देखिए खैर और बताइए सही जवाब क्या होगा। देखिए कह रहे कि कुछ पहाड़ घाटियां हैं, ये पहाड़ हैं और ये घाटियां हैं। तो कैसे मैं कह सकता हूं कि कुछ पहाड़ घाटियां हैं, पहाड़ यहां पर हैं, घाटियां यहां पर है, कैसे पॉसिबल है, तो ये गलत है। कुछ पहाड़ियां पहाड़ हैं, अब पहाड़ियां यहां पर हैं और पहाड़ ये हैं, कैसे भाई कुछ पहाड़ियां पहाड़ हो सकती है, ये भी गलत हो जाएगा। कुछ नदियां पहाड़ियां हैं, नदियां कहां पर, नदियां ये हैं, कुछ नदियां पहाड़ियां हैं, पहाड़ियां ये हैं। मैं कहूंगा इतनी नदियां जो है ना वो पहाड़ियां हैं। तो ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि अगर बात करते हैं साथियों क्या कि 3 वाला आपका जो है ना वो बिल्कुल सही है। और ऐसा कहां पर लिखा हुआ है देख लेते हैं, ऐसा कहां पर लिखा हुआ है। देखिए कि केवल निष्कर्ष 3 अनुसरण करता है, ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि प्रोत्साहित करने को हतोत्साहित करना कह सकते हैं, तो गहन करने को क्या कहेंगे। देखिए ये इसका एक तरीके से विलोम ही तो है। प्रोत्साहित करने का विलोम क्या होता है, हतोत्साहित करना, लेकिन गहन का विलोम क्या पूछा जा रहा है साथियों मुझे बताइए। कहते नहीं भाई बिल्कुल डीपली पढ़ा दो, गहन रूप से पढ़ा दो, अंदर तक जाके पढ़ा दो। और इसका विलोम क्या होगा साथियों, सतही, प्रबल, ईमानदार या चतुर। मैं कहूंगा साथियों सत्य ही होगा। यानी कि सही जवाब जिनका भी ऑप्शन नंबर ए के साथ है, मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि जैसे 3 से यहां पर 20 है, उसी प्रकार 7 से यहां पर क्या होगा और उसी प्रकार यहां पर 11 से 68 होगा। यानी कि ये एक अलग जोड़ा है, इसमें जो लॉजिक लगा है वही लॉजिक इसमें लगा है और वही लॉजिक साथियों इसमें लगा हुआ है। ठीक है, क्योंकि यहां पर 4-4 पॉइंट आप देख रहे हैं, यहां पर 2 पॉइंट है, यहां पर 4 पॉइंट है, यहां पर 2 पॉइंट है, यहां पर 4 पॉइंट है, यहां पर 2 पॉइंट है। तो जो रिलेशन इसका इससे है
जो रिलेशन 3 से 20 का हुआ है वही रिलेशन यानी कि 7 से यहाँ पर क्या होगा, ये आपसे यहाँ पर कुल मिला के पूछा जा रहा है। चलिए भाई क्या होगा, कैसे होगा बताइए यहाँ पर राइट आंसर। देखिए अगर यहाँ पर साथियों 3 से 20 हुआ है तो मैं कह सकता हूं कि अगर हम 3 की गुणा 6 से कर दें और इसमें साथियों क्या हम साथियों अगर 2 जोड़ दें तो हमें ये नंबर प्राप्त हो जाएगा। उसी प्रकार अगर 11 से 68 की बात करें तो इसमें अगर हम साथियों क्या 6 गुणा कर दे और इसमें हम 2 प्लस कर दें तो हमें ये 68 नंबर मिल जाएगा। उसी प्रकार साथियों अगर 11 7 की बात करते हैं तो इसमें अगर हम 6 की गुणा करें और 2 प्लस कर दें 6 छंग 36 6 सत्ते 42 42 और 2 साथियों 44 तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 44 आ जाएगा। तो 44 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में है। तो जिनका आंसर जो लोग भी यहाँ पर हैं ऑप्शन नंबर डी के साथ मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल है कि उस सही विकल्प का चयन कीजिए जो निम्नलिखित शब्दों के तार्किक और सार्थक क्रम में व्यवस्थापन को इंगित करता है। यानी कि सबसे पहले शेल्फ आएगी, लकड़ी बनेगी, पटरा बनेगा, वृक्ष बनेगा या अलमारी बनेगी। देखिए अलमारी की बात करें वो तो सबसे अंत में बनेगी और शेल्फ कहां बनती है, ये अलमारियों में ही बनती हैं। तो अगर बात करें सबसे पहले आप वृक्ष के पास जाएंगे लकड़ी लेने के लिए तो सबसे पहले आप कहां चले गए साथियों, आप सबसे पहले वृक्ष के पास चले गए। उसके बाद वहां पर आपको लकड़ी मिलेगी वृक्ष में, वृक्ष से आप क्या निकालेंगे, लकड़ी आप निकालेंगे और उस लकड़ी देखिए वृक्ष हो गया, लकड़ी हो गई और उस लकड़ी से साथियों आप क्या बना लेंगे, उस लकड़ी से आप पटरा बनाएंगे। क्या बनाएंगे साथियों, पटरा बनाएंगे और उस पटरा बनाने के बाद साथियों शेल्फ बनाएंगे और शेल्फ बनाने के साथ साथियों आपकी क्या हो जाएगी, अलमारी आपकी तैयार हो जाएगी। तो मैं कहूंगा यहां पर देखिए वृक्ष की अगर बात करें वृक्ष आपका 4 नंबर पर है, फिर 2 नंबर पर है, 3 पर है, फिर साथियों 1 पर है, 5 पर है। तो 42315 कहां पर लिखा हुआ है, 42315 आपका ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल, ये ऊपर का कुछ नहीं, पढ़ना है तो पढ़ लो आप, ठीक है। लेकिन आपको पूछा यही गया होगा कि भैया जो रिलेशन लगा हुआ है 14 से 210 जैसे बनाया गया है वैसे यहां पर साथियों 25 से 650 बनाया गया है, वैसे 11 से 132 और वैसे 19 से 342 बनाया गया। तो आपको बताना है कि जो रूल यहां पर लगा है वही रूल इसमें एक लगेगा और वो आपसे कुल मिला के यहां पर पूछा जा रहा है, मुझे बताइए। चलिए साथियों फटाफट यहां पर अगर बात करें तो कैसे क्या बनेगा आप लोग यहां पर मुझे बता दीजिए। देखिए अगर हम बात करते हैं ये 14 है, 14 से 210 कैसे बना, देखिए 14 का अगर स्क्वायर की बात करें तो 196 होता है और ये 196 से कितना है साथियों 210 है, यानी कि कितना बढ़ाया गया है तो तकरीबन 14 प्लस किया गया है। अब 25 की अगर बात करें, देखिए 25 का स्क्वायर कितना होता है साथियों 625 होता है और ये कितना है, ये 650 है। यानी कि अगर बात करें साथियों यहां पर हम 25 बढ़ाते हैं तो ये क्या आ जाता है 625 हो जाता है, एक सेकंड 650 हो जाएगा। अब देखिए मतलब जो नंबर है, जो ये नंबर है उसी का स्क्वायर करना है और वही संख्या जोड़ देना है, जो नंबर है उसी का स्क्वायर करना है और वही संख्या जोड़ देना है। तो मैं इससे ये नंबर प्राप्त हो जाएगा। 11 का स्क्वायर 121, 121 में 11 जोड़ेंगे 132 हो जाएगा। उसी प्रकार 19 की अगर बात करते हैं 19 का स्क्वायर 361, 361 में 19 जोड़ेंगे 342 हो जाएगा। तो अब आपको बताने कि ऐसा लॉजिक साथियों कहां पर लिखा हुआ है देखिए और मुझे बताइए सही जवाब आपका यहां पर क्या होगा। देखिए अगर बात करें साथियों यहां पर तो सेम टू सेम वही है भाई साहब, यहाँ पर तो ऑप्शन भी सेम है वो भी सेम है। तो देखिए अगर मुझसे कुछ मिस्टेक तो यहाँ पर नहीं हो रही। देखिए अगर बात करें साथियों यहाँ पर 19 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, इसको देखिए हमने चेक कर लिया बहुत अच्छे से, इसको हमने बहुत अच्छे से चेक कर लिया, इसको भी बहुत अच्छे, इसको हमने अंदाजन किया है, जरा देख लीजिए। क्योंकि 19 के स्क्वायर की अगर बात करते हैं साथियों 19 का स्क्वायर कितना होता है 361 होता है और ये यहाँ पर कितना है 342 है। तो इसमें क्या 19 जोड़ा गया है साथियों। अब देखिए 361 और 19 कितना होता है कि यहाँ पर 342 होता है। देखिए जरा 0 आ गया यहाँ पर 6 और 1 7 8 आ गया, नहीं साथियों 380 होता है। तो मैं कहूंगा कि इन तीनों में जो लॉजिक लगा है वो लॉजिक इसमें नहीं लगा हुआ है। तो ये आपका राइट आंसर होगा 19342 और 19342 कहां पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। तो ये आपका सही जवाब होगा। मतलब जो दिक्कत हो रही थी, जो गलती हो रही थी वो आपको समझ में आ गई, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अगला सवाल है आपके स्क्रीन पर, इस सवाल को देखिए और मुझे बताइए कि आपका सही जवाब साथियों यहाँ पर किस ऑप्शन के साथ जाएगा, फटाफट आप लोग यहाँ पर बताएंगे। देखिए कि एक निश्चित कोड भाषा में CLIP यानी कि क्लिप को क्या लिखा जाता है 3749 लिखा जाता है। उसी प्रकार PICK को क्या लिखा जाता है 4673 लिखा जाता है। तो आपको बताना है साथियों कि K के लिए यहाँ पर क्या ऑप्शन रहेगा, मुझे बताइए। देखिए यहाँ पर अगर बात करें CLIP, इसके लिए किसका इस्तेमाल किया गया 3749 का इस्तेमाल किया गया है। उसी प्रकार
आई सी, के के लिए किसका इस्तेमाल किया गया है, 4 6 7 3 का इस्तेमाल किया गया। और आपसे कहा जा रहा है कि के लिए क्या होगा। देखिए के यहां पर है, यहां पर नहीं है के यहां पर है, तो के का कोड हो सकता हो 4 भी हो सकता हो 3 भी हो सकता हो 7 भी हो, और हो सकता हो साथियों 3 भी हो, 7 भी, 6 भी, 4 भी, कुछ भी हो सकता है कोड, ठीक है। अब देखिए यहां पर सी है और यहां पर सी है, यहां पर एल है, यहां पर एल नहीं है, एल नहीं है ना, बिल्कुल नहीं है। यहां पर आई है, यहां पर आई है। तो मैं कहूंगा साथियों, मैं क्या कहूंगा, इसमें जो सेम होगा वो आंसर नहीं हो सकता। सेम क्या है, 3 इसमें सेम है, तो 3 आंसर नहीं हो सकता, ये कट गया। इसमें पी है, इसमें पी है, ठीक है ना, तो पीपी सेम क्या क्या है भाई साहब, पीपी अगर बात करें तो पीपी जरूरी नहीं। देखिए 4 4 तो 4 आंसर नहीं हो सकता, 4 आंसर नहीं हो सकता। और क्या सेम है, पी हो गया, और उसके अलावा साथियों आई है ना, आई सेम है। आई की अगर बात करें और क्या सेम है, देखिए 7 7 7 सेम है, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता, ये भी नहीं। अब बचा क्या साथियों, 6 बचा, तो 6 आपका क्या होगा, 6 आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 4 7 3 इनमें से किसी ना किसी लेटर के कोड हैं। 6 साथियों नहीं है, तो मैं कहूंगा 6 क्या होगा, 6 आपका के का कोड होगा, तो 6 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, देखिए और मुझे बताइए कि आपका सही जवाब यहां पर क्या है। देखिए एफ जे एम, क्या साथियों, एफ और जे और एम से यहां पर क्या बना दिया गया है, डी एच के बना दिया गया है। उसी प्रकार ओ क्यू आर से यहां पर क्या बना दिया गया है, एम ओ पी बना दिया गया है। तो अब आपको बताने साथियों ऐसा ही लॉजिक कहां पर लगा हुआ है, देखिए और मुझे बताइए सही जवाब क्या होगा। देखिए 2 माइनस किया, 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 तो किसमें 2 2 माइनस किया जा रहा है साथियों, मुझे बताइए। तो अगर बात करते हैं साथियों, देखिए जे से टी हुआ है, ये तो 10 बढ़ाया गया है, 19 से 21 हुआ है, 2 बढ़ाया गया है, माइनस नहीं किया गया है, ठीक है ना, हमें 2 माइनस वाला चाहिए। एल से के हो गया, 1 माइनस किया गया, 2 करना चाहिए। एन से एल हुआ है, 2 माइनस किया। टी से आर हुआ, 2 माइनस किया। डब्ल्यू से हुआ, 2 माइनस किया, यानी कि डी आपका क्या होगा, डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, देखिए और मुझे बताइए कि आपका सही जवाब क्या हो सकता है। कि देखिए 4 संख्या युग्म दिए गए हैं, जिनमें से 3 किसी प्रकार से समान है और 1 भिन्न है, तो उस भिन्न वाले का आपको क्या करना है साथियों, चयन करना है, मुझे बताइए। चलिए अगर बात करें साथियों 15 से 225 कैसे बनाए, अरे भाई ये इसका स्क्वायर है, 15 का स्क्वायर है 225, 19 का स्क्वायर होता है 361, 9 का स्क्वायर होता है 81, लेकिन 4 का स्क्वायर नहीं होता है 64, 4 का क्यूब होता है। तो यहाँ पर सबसे अलग क्या है, सबसे अलग आपका ऑप्शन नंबर डी है, और डी है तो ये आपका क्या होगा, ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। इसका क्या करता हूँ साथियों, इसको मैं एक तरीके से हटा देता हूँ। देखिए अब यहां पर सवाल आपके लिए बड़ा हो गया तो आपको थोड़ा देखने में आसानी पड़ रही होगी। 4 से 19 कैसे बनाया गया है, 11 से 124 कैसे बनाया गया है, ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है ना। देखिए अगर हम साथियों इस देख लीजिए 4 है, 4 से 19 कैसे बनाएगा, मान लीजिए 4 का अगर हम स्क्वायर कर देते हैं तो क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा, ठीक है। और 16 में साथियों 3 प्लस कर देते हैं तो 19 आ जाएगा। उसी प्रकार 11 से 124 कैसे बनाया गया, 11 का अगर हम स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है ना, 121 आ जाएगा, और 121 में 3 प्लस कर देते हैं 124 आ जाएगा। यानी कि यही लॉजिक कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है ये आपको साथियों बताना है। अब अगर बात करें 13 की और 172 की, 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, और इसमें 3 प्लस करते हैं 172 आ जाएगा। यानी कि जो लॉजिक यहां लगा वो लॉजिक यहां लगा, वो लॉजिक ऑप्शन नंबर ए में लगा। तो अब आपके सामने साथियों यहाँ पर मैथ के सवाल शुरू हैं, ठीक है ना। तो मैथ के लगभग हम लोग 7-8 सवाल यहाँ पर देखेंगे। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, यहाँ पर अगर बात करें एक नाव स्थिर जल में 17 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से यात्रा कर रही है। यदि धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो नाव को धारा के अनुकूल, यानी कि नाव को धारा के साथ अगर 95 किलोमीटर जाना हो तो उसमें कितना समय लगेगा। सबसे पहले इसका बेसिक जान के देखिए, मान लीजिए ये क्या है, ये नदी है। नदी का जो ऊपर का पानी होता है ना साथियों, वो पानी है। कभी कभी आपने 2 तरीके की नदियां देखी होंगी। कभी कभी ऐसी नदी होती है जिनका पानी बिल्कुल ठहरा होता है, लेकिन कभी कभी साथियों ऐसी नदियां होती है जिनका पानी जो होता है वो बहाव से साथियों किसी तरफ जा रहा होता है, इस तरफ जाएगा या इस तरफ जाएगा, कुछ भी हो सकता है। अब यहां पर कहा यह गया है कि अगर स्थिर जल में अगर नाव चलती, यानी कि ऐसे जल में नाव चलती है तो 17 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि 1 घंटे में 17 किलोमीटर चलती है, यह कहा गया है। और धारा की गति अगर 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो, यानी कि 2 किलोमीटर प्रति घंटा धारा की गति हो, ठीक है ना, तो नाव को अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर
शांत जल में नाव चलती है 17 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन अगर धारा की गति बढ़ा दी जाए तो मैं कहूंगा साथियों 17 किलोमीटर के हिसाब से तो वो पहले से चल रहा था, लेकिन धारा की गति के साथ अगर वो चल रहा है तो वो साथियों 17 + 2 तो मैं कहूंगा 19 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी चाल हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल बेसिक सी बात है, ठीक है। अब चलिए, तो चाल आपको पता चल गई, चाल आपकी कितनी हो गई साथियों 19 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। तो कह रहे हैं कि यदि धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो, ठीक है, कहते कह रहे हैं कि नाव को धारा के अनुकूल, यानी कि अगर नाव धारा के साथ में चले तो वो 95 किलोमीटर दूरी कितने समय में तय करी। तो समय आपसे पूछा जा रहा है, आपको भी पता है समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। दूरी कितनी बताई गई यहाँ पर 95 किलोमीटर, कहने के अगर चले और चाल उसकी 19 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाए तो उसका समय कितना लगेगा, 19 से कम 19, 19 पंजे कितना हो जाएगा 95, यानी कि समय साथियों कितना लगेगा, मैं कहूंगा 5 घंटे समय लगेगा। तो 5 घंटे कहां पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि यदि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या की 12% और 48% हैं, तब पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत होगा। ये सवाल आपसे पूछा जाएगा। देखिए, यानी कि कोई तीसरी संख्या है, मान लेते हैं साथियों कि वो तीसरी संख्या क्या है, मान क्या लेते हैं साथियों, मान लेते हैं कि वो तीसरी संख्या क्या है, मान लेते हैं साथियों तीसरी संख्या वो 100 है, तभी तो हम निकाल पाएंगे। दो संख्याएं हैं, एक संख्या ये, एक संख्या ये, कह रहे कि पहली वाली जो संख्या है, क्या पहली वाली जो संख्या है पहली संख्या हो गई है आपकी, और ये आपकी साथियों दूसरी संख्या हो गई। कैसे क्या आएगा, देखिए कह रहे हैं कि तीसरी संख्या की 12% है पहली संख्या, तो अगर हम 100 की, यानी कि इसकी तीसरी संख्या यही, तो तीसरी संख्या का 12% निकालेंगे तो कितना निकलेगा, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 12 निकलेगा, यानी कि पहली संख्या 12 आ गई। तो उसी प्रकार दूसरी संख्या, तीसरी संख्या का 48% है, तीसरी संख्या 100 है, यानी कि 100 का 48% है, तो ये आ जाएगा। तो मैं कहूंगा तीसरी संख्या आपकी 48 हो जाएगी। तो कहने के बताइए पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। तो मैं कहूंगा साथियों, मैं क्या कहूंगा, मैं कहूंगा पहली संख्या 12 है, पहली संख्या 12, ये दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत होगा, तो इतना प्रतिशत हो सकता है। इसको कैलकुलेट कर डालिए साथियों, 12 कम 12, 12 चौक 48 और 4 को 25 से कट करोगे तो यहां पर 25 आ जाएगा। तो साथियों 25% आपका क्या होगा, आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर, 73,500 रुपए की धनराशि को A, B, C, D यानी कि 4 लोगों में विभाजित किया जाता है। किस किस अनुपात में, 3:7, 9, 11। तो कहने के ए और डी के हिस्सों का योग क्या होगा, यानी कि ए को कितने रुपए मिलेंगे प्लस डी को कितने रुपए मिलेंगे, आपसे पूछा जा रहा है। देखिए अगर साथियों टोटल रकम कितनी है, 73,500 टोटल रकम है, टोटल रकम कितनी 73,500 रकम है। अगर मैं आपसे पूछूं कि ए को कितनी धनराशि मिलेगी, ए को मिल रहा है साथियों 3 के अनुपात में, तो आप ये कैसे निकालेंगे, पता 73,500 लिख लेंगे और ए का आपको राशि निकालना है, तो ए का अनुपात 3 है, तो यहाँ पर 3 लिख लेंगे और नीचे इन सब का टोटल लिख लेंगे योग। तो 11 9 20, 20 27, 27 30, यानी कि यहाँ पर 30 आपका आ जाएगा। इस 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, इस 3 से आपका ये 3 कैंसिल हो जाएगा। तो मैं कहूंगा ए को कितनी धनराशि निकलेगी साथियों, 7350 रुपए ए को धनराशि निकलेगी। अब डी की धनराशि भी देख लीजिए कैसे निकालेंगे साथियों, वही 73,500 लिख दीजिए और डी को कितना मिल रहा है, 11 का अनुपात मिल रहा है, 11 आ जाएगा और नीचे इसका टोटल योग आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर 30 आ जाएगा। इस 0 से आपका ये 0 कैंसिल हो जाएगा, 3 कम 3, 3 दूना 6, 1 जाएगा 13 हो जाएगा, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 0 आ जाएगा, यानी कि डी को कितना मिलेगा 2450 निकलेगा। आपसे पूछा जा रहा है कि ए और डी के हिस्सों का योग बता दीजिए, तो इसका साथियों योग हम यहां पर बता देते हैं 9800 आ जाएगा। तो 9800 तो कहीं पर ऑप्शन में लिखा नहीं है साथियों, ठीक है, कुछ मिस्टेक हुई है, देखिए जरा एक बार। ए और डी के हिस्सों का योग ही साथियों यहां पर निकाला और कुछ नहीं यहां पर निकाला है, देख लेते कोई दिक्कत तो नहीं होगी। 3 बिल्कुल 3 लिखा, ठीक है, और यहाँ पर 30 आ गया। गलती क्या हुई साथी, इसको तो गुणा ही नहीं किया, किसको गुणा नहीं किया, 2450 की गुणा भी तो हमें करना है, 2450 की गुणा 3 में साथियों गुणा करना है, चलिए 11 में गुणा करना है, तो 2450 और साथियों यहाँ पर 2450 आ जाएगी, इसकी गुणा हो गई 0 यहाँ, क्योंकि यहाँ पर गुणा कट आ जाएगा, 5 यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर 9 आ जाएगा, यहाँ पर साथियों 6, यहाँ पर 2 आ जाएगा। अब अगर बात करें, देखिए अब इसकी अगर बात करें, इसको हटा दीजिए, इसको मैंने यहाँ पर हटा दिया, इसको मैंने क्या किया, इसको मैंने यहां पर हटा दिया और ये भी गलत आया था ना, तो इसको भी हटा दिया। तो अब अगर बात करें डी को कितना हिस्सा मिला है, डी को मैं कह सकता हूं 26,000
26,950 रुपए मिले, क्योंकि डी को यहाँ पर बड़े अनुपात है ना, कहाँ 3 अनुपात कहाँ 11 अनुपात, तो जाहिर सी बात है इसको ज्यादा मिलेंगे। तो कह रहे हैं कि ए और डी के हिस्सों का योग क्या होगा, तो साथियों दोनों को जोड़ दो, 26,950 प्लस आपका 7350, इनको जोड़ दो तो 0 आ गया, 0 आ गया, और यहाँ पर 13 आ गया, और यहाँ पर क्या आ गया आपका साथियों 14 का 4, और आपका ये 3 आ गया, यानी कि 34,300 कहाँ पर लिखा हुआ है, 34,300 आपका ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। तो आपका आंसर किस ऑप्शन के साथ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपके स्क्रीन पर, देखिए कहने के 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है जो 25, जो 40, 45 और 75 से विभाजित हो सके। चलिए अब देखिए इसको अगर हम ऑप्शन से करें, तो ऑप्शन से अगर हम करेंगे तो थोड़ी सी समझदारी बरतेंगे इसमें, ठीक है। मान लीजिए साथियों अब वो संख्या ये है, क्या वो संख्या ये है, हम देखते हैं। अगर मान लेते, देखिए 45 से ये संख्या 45 से कटना चाहिए, यानी कि ठीक है, अगर हम इसको 5 से 5 नीम 45 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 एकम 5, 4 जाएगा, 5 नीम 45 हो जाएगा, और यहाँ पर 4 जाएगा, 5 अट्ठे 40, 0 आ जाए। क्या ये 9 से कट होगी साथियों, देखिए जरा 9 9 दूना 18, बिल्कुल साथियों कट हो गई, ये तो कट हो गई, चलिए कोई दिक्कत नहीं। क्या 40 से कट हो जाएगी, 40 से भी कट हो जाएगी। क्या 75 से भी साथियों ये कट हो जाएगी, देखिए जरा 75 से अगर बात करें, 75 से तो अगर बात करें यहाँ पर 5 एकम 5 हो जाएगा, और 5 पंजे 25 हो जाएगा, 5 एकम 5 हो गया, यहाँ पर कुल मिला के क्या आ जाएगा 1980 आ जाएगा, 1980, ठीक है ये वाला। 3 से अगर कट करें 3 पंजे 15 हो जाएगा, 3 पंजे 15, 3 छंग 18 हो जाएगा, और 3 छंग 18 हो जाएगी, ये साथियों 5 से भी कट हो जाएगी। तो एक काम करो साथियों, एक दूसरा तरीका जो है ना वही आप अपना लो, ठीक है, क्योंकि इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें फिर आपको बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ सकती है। तो दूसरा तरीका क्या है उसको अपना लो। देखिए 25 40, क्या साथियों 25 40 45 और 75 का सबसे पहले एलसीएम आप यहां पर निकाल लो। एलसीएम कैसे निकालोगे, देखिए 2 से कट करेंगे, 25 नहीं कट होगा तो 25 लिख लीजिए, 40 कट होगा 20 आएगा, 45 कट नहीं होगा ऐसे लिख देंगे, ये यहां पर आ जाएगा। फिर से 2 से कट करो, 25 आ जाएगा, 10 आ जाएगा, 45 आ जाएगा, और 75 आ जाएगा। फिर से 2 से कट करें, 25 आ गया, 5 यहाँ पर आ गया, 45 आ गया, 75 का 75 आ जाएगा। अब 3 से कट करेंगे तो 25 नहीं कटेगा, 5 नहीं कटेगा, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 3 दूना 6, 3 पंजे 15। अब देखिए 3 से कुछ कट होगा, बिल्कुल होगा, 25 आ गया, 5 आ गया, 3 पंजे 15 और 25 यहाँ पर आ गया। अब 5 से कट होगा, 5 पंजे 25, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 पंजे 25। अब 5 से यहाँ पर कट हो गया, 5 एकम 5, 5 एकम 5। अब इनकी गुणा करा लीजिए, देखिए 5 पंजे 25, 25 3 73 हो, 25 75 हो जाएगा, 75 और 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 दूना 24, यानी कि 75 गुणा 24 आपका कितना हो जाएगा। तो अगर बात करें 150 और 150 साथियों 300 आपका ये हो गया, और यहाँ पर 150 आ जाएगा। तो 0 और 0 और 8 यानी कि 1800 कुल मिला के यहाँ पर आपका हो गया। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब इसको मैं क्या करता हूँ, इसको साथियों मैं आपके लिए हटा देता हूँ, चलिए ठीक है। अब इसको मैंने क्या किया, अब साथियों इसको मैंने यहाँ पर हटा दिया। तो इतनी बात आप समझ गए कि अगर साथियों क्या, अगर आपसे ऐसे सवाल पूछा जाएगा कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, वो ऑप्शन में से ही कोई ना कोई 4 अंकों की बड़ी संख्या होगी वो पूछी जा रही है, कहने कि जो 25 40 45 75 से विभाजित हो जाए, यानी कि पूरी पूरी कट जाए। तो आपको सबसे पहले क्या करना है साथियों, जो मैंने आपको बताया कि इन सभी संख्याओं का एलसीएम ज्ञात कर लेंगे। तो एलसीएम साथियों कितना निकला है आपके सामने, 1800 एलसीएम निकला है, ठीक है ना, ये एक महत्वपूर्ण चीज है। अब आपको क्या करना है, अब आपको करना है साथियों एक ऐसा नंबर लेना है जो 4 अंकों की संख्या सबसे बड़ी है। अब 4 अंकों की नॉर्मली जो सबसे बड़ी संख्या होती है वो 9999 होती है, क्योंकि इसमें अगर 1 प्लस करोगे तो ये 5 अंकों की संख्या बन जाएगी, ठीक है ना। चलिए क्योंकि 10,000 ये बन जाएगी। अब देखिए अब यहां पर आप रखेंगे 1800, ये वाला एलसीएम आप इसको कर देंगे। देखिए अगर हम 1800 का पहाड़ा पढ़े साथियों, 9999 कट जाए तो मैं कहूंगा 18 पंजे होते हैं 9000। 18 अगर बात करते हैं साथियों, 1800 की गुणा 5 से अगर हम करेंगे, यानी कि 18 की गुणा 5 से करेंगे तो 90 आ जाएगा, और ये 2 जीरो साथी यहां पर लग जाए, यानी कि 1800 पंजे 9000 होते हैं। तो कितना बचा, 999 बचा। तो अब पता क्या करेंगे, अब साथियों अगर हम 1800 की गुणा 5 से कर दें तो हमें
हमें 4 अंकों की वो सबसे बड़ी संख्या मिल जाएगी जो 25 से 40 से 45 से 75 से विभाजित हो। तो आपको क्या करना है साथियों, आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ 1800 की गुणा 5 से कर देना। 18 पंजे 90 होता है, 2 0 लगाए तो 2 0 आ जाएगा। तो मैं कह सकता हूं सबसे बड़ी 4 अंकों की संख्या 9000 होगी जो 25 40 45 75 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगी। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर, देखिए साथियों कि पी क्यू आर इन तीनों का औसत वजन जो है ना वो कितना बताया गया, वो 58 किलोग्राम बताया गया। कह रहे कि यदि P और Q का औसत वजन कितना है, 54 किलोग्राम है। तो कह रहे कि Q और R का औसत वजन 48 किलोग्राम है। तो कह रहे कि Q का मुझे वजन बताइए। चलिए, अच्छा कॉन्सेप्ट है, अच्छा क्वेश्चन है। अब अगर यहां पर बात करते हैं साथियों, देखिए P प्लस Q प्लस R, ये 3 लिखे ना, P Q R, तो इन तीनों का, ये कितने लोग हैं, 3 है तो नीचे 3 आ जाएगा। इन तीनों का औसत वजन कितना बताया गया है, 58 बताया गया है। अगर मैं आपसे यहां पर एक सवाल पूछूं, मैं कहूं कि P प्लस Q प्लस R का योगफल कितना हो सकता है, अरे भाई P Q R ये क्या है, कि कोई व्यक्ति होंगे, तो अगर हर एक का वजन औसत 58 आ रहा है तो तीनों का योगफल कैसे निकालोगे, कुछ नहीं, इन दोनों की गुणा कर दो, आपको इन तीनों का योगफल पता चल जाएगा। तो 3 8 24 हो जाएगा, 2 यहां पर लगेगा, 3 पंजे 15 और 2 आपका 17 हो जाएगी। यानी कि अगर बात करते हैं साथियों यहां पर कि P Q R का योगफल कितना है, 174 है। अब देखिए दूसरी बात क्या कही गई, कह रही कि अगर P और Q का औसत वजन, P प्लस Q का औसत वजन कितना बताया गया है साथियों, यहां पर 54 बताया गया है, ये 54 बताया गया। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि P प्लस Q का कुल वजन कितना होगा, तो 54 की गुणा किससे कर दोगे, 2 से कर दोगे, 8 आ जाएगा, 10 यानी कि 108 आ गया। उसके बाद कुछ और कहा गया है, बिल्कुल कहा गया है Q और R का औसत वजन, क्या Q और R का औसत वजन कितना बताया गया है साथियों, कितना बताया गया, 48 बताया गया है। तो 48 अगर मैं कहूं आपसे Q R का योगफल कितना होगा, तो 8 दूना आपका 16 हो जाएगा, 4 दूना 8 यानी कि 96 हो जाएगा। अब देखिए, अब यहां पर अगर बात करें साथियों, देखिए अब यहां पर थोड़ा सा आप अगर ध्यान देंगे तो आप देखेंगे कि पी क्यू इसमें और क्यू आर इसमें, मतलब इसमें भी क्यू का वजन है और इसमें भी क्यू का वजन है, ठीक है। अब देखिए तीनों का टोटल योग कितना है, 174 है। अगर मैं इन दोनों को टोटल करूं यानी कि 108 प्लस 96 को अगर टोटल करूं तो कितना आ जाएगा, ये आपका कितना आ जाएगा साथियों, 14 आ जाएगा, ये आपका 10 आ जाएगी, ये आपका कितना 204 आ जाएगा। यानी कि अगर बात करें साथियों, देखिए ये 204 में क्यू का वजन 2 बार है और हमसे क्यू का वजन ही पूछा गया है। तो अगर हम साथियों 204 में से 174 को माइनस कर देते, बस फर्क इसमें इतना है कि इसमें भी पी क्यू आर वजन है, इसमें भी टोटल क्या है, पी क्यू आर का वजन है, लेकिन इसमें क्यू का वजन 2 बार है। तो इसको घटा लो साथियों, घटाएंगे तो 30 आएगा और 30 क्या होगा, ये क्यू का वजन होगा। तो 30 किलोग्राम आपका क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाता है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर, कहा गया है कि एक चौक की डिबिया की कुल सतह का क्षेत्रफल कितना है, जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई 15 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है। क्रमशः की बात की, यानी कि लंबाई जो है ना, वह लंबाई क्या बताई गई है साथियों, 15 सेंटीमीटर बताई गई है। चौड़ाई क्या बताई गई है साथियों, चौड़ाई ऐसे हिंदी में लिख लो या ब्रीथ लिख सकते हो आप लोग, 5 सेंटीमीटर बताई गई है। और ऊंचाई कितनी बताई गई, यानी कि हाइट की अगर बात करते हैं साथियों तो 10 सेंटीमीटर बताई गई है। तो आप क्या पूछा गया, इसका कुल सतह का क्षेत्रफल क्या होगा। तो इसका एक सूत्र होता है साथियों, अगर डिबिया आ जाए या कोई आयत वाली चीज, इसका कुल सतह का क्षेत्रफल, तो इसका सतह का क्षेत्रफल की अगर बात करें कैसे आप साथियों निकालेंगे, ट्विज ऑफ, अब देखिए यहां पर आ जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई यानी कि ब्रीथ, प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई, प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई, ये आ जाएगा। तो इसको कैलकुलेट कर दीजिए, देखिए लंबाई कितनी है, 15 है, 15 गुणा चौड़ाई कितनी है, 5 आ गया। ये b और h कितना है, b और h साथियों 5 गुणा 10 है, 5 गुणा आपका 10 आ गया, और h गुणा l, h क्या है 10 और 15 यानी कि 10 गुणा 15 यहां पर आ गया। इतनी बात आप लोग समझ गए। अब देखिए 2 गुणा 15 पंजे 75 हो जाएगा, प्लस 5 की 10 से करेंगे तो 50 हो जाएगा,
15 की 10 से करेंगे तो 150 हो जाएगा। सबसे पहला काम करिए, इनको जोड़िए, 50 150 200 यानी कि 275 आ गए। तो 275 की गुणा किससे करिए साथियों? 2 से करिए। तो 275 की गुणा 2 से अगर करें तो 5 दूना 10, 7 दूना 14, 1 15, 2 दूना 4, 1 आपका 5, यानी कि 550 जो होगा वो क्या होगा? वो साथियों इस चौक की डिबिया की सतह का कुल क्षेत्रफल आ जाएगा। इसे अगर चौक की डिबिया की जगह पर कुछ और अगर होता तो उसका भी साथियों ऐसे ही आप लोग यहां पर निकाल देते। चलिए उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर। देखिए साथियों इस सवाल को और मुझे बताइए कि सही जवाब आपका क्या हो सकता है। देखिए यहां पर अगर बात करें करके एक रेलगाड़ी एक स्थान से ए स्थान से बी तक जो जाती है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जाती है और ये 3 घंटे में तय करती है। ठीक है, कह रहे कि उसी ट्रेन को 50% अगर बढ़ा दिया जाता है, उसी ट्रेन को 50% बढ़ा दिया जाता है तो बी से सी तक यात्रा करने में उसे 2 घंटे का समय लगता है। तो कह रहे कि ए से सी तक का ट्रेन का औसत आपसे यहां पर कुल मिला के पूछा जा रहा है। इतनी बात आपको समझ में आ गई? ठीक है, एक बार फिर से हम लोग समझ लेते हैं इसको। देखिए कहा गया है कि ए से बी तक जो जाती है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जाती है और इस दूरी को यानी कि ए से लेकर बी तक की दूरी को तय करने में उसको 3 घंटे का समय लगता है। अरे भाई कोई 60 की स्पीड से अगर कोई चीज जा रही है 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 3 घंटे में वो कितनी दूरी तय करेगी? 60 तियां 180, तो 180 ये क्या होगी? इसके बीच की दूरी होगी। इतनी बात आपको समझ में आ गई? उसके बाद कहा गया है कि यदि उस ट्रेन की 50% गति को बढ़ा दिया जाता है, यानी कि अगर बात करें साथियों हम लोग क्या इसकी अगर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रही थी, ठीक है, अगर इसकी 50% गति बढ़ा देते हैं यानी कि 60 और 60 की 50% क्या हो जाएगी? 15। तो मैं क्या कह सकता, सॉरी 15 नहीं होगी 30 हो जाएगी। तो 60 प्लस 30 90 हो जाएगी, यानी कि पहले चल रही थी ये 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, अब चलेगी साथियों कितनी? 90 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। तो कह रहे हैं कि बी से सी तक यात्रा करने में उसको 2 घंटे का समय लगता है। अरे कोई वस्तु है, कोई चीज है, कोई गाड़ी है 90 की स्पीड में चल रही है, 2 घंटे में जाने में उसको यानी कि वो दूरी क्या होगी? 180 किलोमीटर हो जाएगी दूरी। ठीक है ना? तो कहने के ए से सी तक की ट्रेन की औसत गति क्या है? देखिए औसत गति की जब हम बात करते हैं, औसत गति को हम चाल भी कह सकते हैं। तो चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे क्या होता है साथियों? समय होता है, बटे समय होता है। अब दूरी यहां पर कितनी है? ए से सी तक की 180 साथियों 360 हो जाएगी। 360 दूरी है, 360 किलोमीटर। समय कितना लग रहा है? एक बार समय लग रहा है, इसको जाने में 3 घंटे लग रहे हैं और इसको जाने में 2 घंटे लग रहे हैं, यानी कि कुल मिला के 5 घंटे का समय लग रहा है। तो औसत गति आपकी ज्ञात हो जाएगी। 5 एकम 5, 5 सत्ते 35 हो जाएगा, 5 दूना 10 हो जाएगा। तो मैं कहूंगा साथियों 72 किलोमीटर प्रति घंटा ये उसकी औसत गति होगी। राइट आंसर जिनका भी जो लोग भी यहां पर ऑप्शन नंबर डी के साथ है, मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए भाई उसके बाद देख लीजिए अगला सवाल है कि जब किसी संख्या में 55 को घटाया जाता है तो वह घटकर स्वयं की खुद की 80% हो जाती है। तो कह रहे कि मूल संख्या का 4/5वां भाग क्या होगा? अरे मूल संख्या तो ज्ञात करो, उसका 4/5वां भी ज्ञात हो जाएगा, क्या जल्दी है? अब कह रहे कि जब किसी संख्या में से 55 घटाया जाता है, हम मान लेते हैं कि वो संख्या क्या हो जाएगी? वो संख्या x हो जाएगी। तो अगर x में से उस संख्या में से 55 को घटाया जाता है, 55 हमने यहां पर घटा लिया, कुछ भी संख्या मान लो, ऐसा नहीं x माने y मान लो, a मान लो, b मान लो, कुछ मान लो, a मान लो, यहां पर क्या दिक्कत है? इसको a कर लो। यानी कि a में से अगर यानी कि किसी संख्या में से अगर 55 को घटाया जाता है तो अगर बात करते हैं वो संख्या स्वयं की यानी कि खुद की 80% हो जाती है, यानी कि खुद की 80% हो गई तो अपने 80% यानी कि 80/100 हो जाएगा। ठीक है ना? इतनी बात समझ में आ गई? अब यहां पर से a का मान निकल जाएगा बहुत आसानी से और a क्या होगा? a साथियों वो मूल संख्या होगी आपकी। चलिए अब अगर बात करें 20 चौक 80, 20 पंजे आपका आ जाएगा। यानी कि अब अगर 5 की गुणा a से करेंगे तो 5a माइनस 5 की गुणा 55 से करेंगे तो कितना आ जाएगा साथियों? देखिए 5 पंजे 25 और यहां पर साथियों 27 आ जाएगा, यानी कि कितना आ गया? 275 आ गया। बराबर अगर बात करें ये आपका 4a आ गया। अब 5a ये है, 4a ये है, यानी कि 5a में से अगर 4a को घटा देते हैं तो 275 यहां पर आपका आ जाता है। तो 5a में से 4a जाएगा, कितना बचेगा साथियों? a बचेगा, यानी कि a का मान कितना आ गया है? 275 आ गया है। तो वो मूल संख्या कितनी निकली? वो मूल संख्या a है, यानी कि 275 वो मूल संख्या। तो कह रहे हैं कि मूल संख्या का यानी कि a का 4/5वां क्या होगा? तो इसका साथियों 4/5वां निकाल दो, यानी कि 4/5 निकाल दो। 5 एकम 5, 5 पंजे 25, 5 पंजे 25, 55 की गुणा 4 से कर दो।
तो 4 पंजे 20 हो जाएगा और 5 4 पंजे 20 और आपका 22 आ जाए, यानी कि 220 आपका सही जवाब हो जाएगा। तो 220 कहां पर लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। जिनका भी आंसर यहां पर बी है मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। लौट घूम के ये पहला सवाल आ गया जो पहली सवाल से हमने शुरुआत करी थी। तो साथियों ये क्लास आपको कैसे लगी एक बार कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताइएगा, ठीक है ना। अगर बात करते हैं साथियों यहां पर देखिए, ठीक है ना, तो ये काम एग्जाम में जाने से पहले पहले आप लोग जरूर कर लीजिएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।